हेलो एवरीवन। कल मैंने आपके साथ यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के क्वेश्चंस शेयर किए थे। मैंने आपको कुछ इजी ट्रिक्स, टिप्स और कैसे हम कॉमन सेंस से आंसर ढूंढ सकते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब मैं कंटिन्यूशन में जो कल मैंने यूनिट्स नहीं किए थे, तो सबसे पहले हम वो यूनिट से स्टार्ट करते हैं, यूनिट 5। इसको काफी टाइम लगता है, इसलिए पहले मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 6 डिस्कस कर दिया था। तो अब तक हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6। तो आज नेक्स्ट हम बाकी के 5 यूनिट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे सबसे पहले बहुत अच्छा फीडबैक आया है। और कल हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जाम है। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। जनरल पेपर 1 की मेरी काफी सारी वीडियोस है और रिसेंटली मैंने एक स्पेशल वेबिनार जो एनएसएस कॉलेज ने मुझे होस्ट किया था वो आपसे शेयर किया था। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स या मैं बोलूंगी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो एटलीस्ट एक बार आप मेरी ये वीडियोस देख के जरूर जाइए। क्या पता आपको कौन सा क्वेश्चन हेल्प कर दे। और जैसे अगर आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा रहे हैं, तो उसी के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपको पॉसिबल होगा कल एग्जामिनेशन से पहले ये भी वीडियो का सेशन देख के जाइए जरूर। और पहला वाला मैंने पार्ट शेयर कर दिया आपके साथ ऑलरेडी और आज मैं ये अपलोड कर दूंगी। तो चलिए यूनिट नंबर 5 डिस्कस करते हैं। अगर आप कॉमर्स के कैंडिडेट है तो ये हमें यूनिट नंबर 5 है। और अगर आप देख ले जनरल पेपर 1 में तो इसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या कवर होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू पीएचडी या मैं बोलूँ अगर आपने एमफिल किया है, रिसर्च रिलेटेड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका सिलेबस। और मैं हमेशा बोलती हूँ कीप योर सिलेबस हैंडी, क्योंकि अगर आप कौन सी भी बुक्स पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आप ये स्टैटिस्टिक्स की कुछ बुक्स से पढ़ रहे हैं जहां पर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन पढ़ते हैं, या अगर आपने कभी स्क्यूनेस पढ़ा है, कोरिलेशन रिग्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए आप यूजीसी नेट और महाराष्ट्र सेट के सिलेबस तक ही अपने आप को स्टडी कीजिए, क्योंकि यही सिलेबस इतना वास्ट है। और कल मुझे क्वेरी आई थी कि क्या मैम आप जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ यूजीसी नेट के लिए एप्लीकेबल है। तो याद रखिए जनरल पेपर 1 अगर आप यूजीसी अपियर कर रहे हैं, मैं साइंस वालों की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप यूजीसी के कैंडिडेट है और यूजीसी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो हमारा जैसे कॉमर्स कैंडिडेट, तो पेपर 2 कॉमर्स का सिलेबस और पेपर 1 जनरल पेपर 1 महाराष्ट्र सेट और ये यूजीसी नेट का एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आप जो मैं नोट्स शेयर करती हूँ वो अगर मैं लिख के भेजती हूँ यूजीसी नेट, तो वो आपको महाराष्ट्र सेट के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, महाराष्ट्र सेट आने वाला है 26 जुलाई को। तो अगर आप ये नेट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं और महाराष्ट्र सेट दे रहे हैं तो तब भी आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सारी वीडियोस को एक बार चेक कर लीजिए। जनरल पेपर 1 की प्लेलिस्ट है, पेपर 2 कॉमर्स की प्लेलिस्ट है, और मैंने और रिसर्च सीख एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आप पीएचडी कैंडिडेट हो तो सारे A to Z आपको उसमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, और मैं एक हमेशा मेरा सजेशन और रिक्वेस्ट रहता है, अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे तो हमेशा अपनी बुक बनाइए, नोट्स बनाइए, लिखिए आज हमने कवलप्रीत मैम के साथ क्या स्टडी किया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सिलेबस है मेजर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो अगर आप देखिए इसमें से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं या कभी कभी 3 क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी रिसर्च एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोबेबिलिटीज के अप्रोचेस है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर तो क्वेश्चन आ ही जाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर भी आ रहा है। रिसर्च कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स हर बार आ रहा है, ये आपका ओवरलैपिंग सिलेबस है रिसर्च यूनिट का। जो रिसर्च एप्टीट्यूड है पेपर नंबर 1 का, और उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, आप चेक कीजिए। मेरा एक पूरा सेशन है रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जिसमें मैंने फोकस किया है जनरल पेपर 1 और अगर आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। जबकि अब तो यूजीसी ने बोल दिया कि सिर्फ नेट स्कोर से ही आपका पीएचडी का मार्क्स डिसाइड होगी, एंट्री डिसाइड होगी, बट स्टिल many of the universities are conducting okay this own this PhD entrance test. So if you know the syllabus you can just go through this videos also and it is going to help you clear your PhD entrance test also. Okay, तो यहाँ पर हम देखेंगे डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारे टेस्ट है। और रिपोर्ट राइटिंग, तो याद रखिए यहाँ पर एथिक्स आ सकता है रिसर्च रिलेटेड। और ये देखिए मैंने कल भी आपको समझाया था कि पेपर 2 is not predictable. There is a possibility that we may get 12 questions on research and only 8 questions on business management. So we need not worry because these things or the paper, the number of questions are beyond my control. So the least I can do is prepare myself well. हाँ, ये किस्मत होती, मैं बोलूँ अगर आपने रिसर्च ही यूनिट छोड़ दिया था और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको रिसर्च पर आ गए तो आपको हमेशा ये गिल्ट रहता है कि मेरे 20 मार्क्स का अदर अदर कुछ नुकसान हो या 14 मार्क्स का।
तो वो ये यूनिट से हुआ। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिए आप जो पढ़ रहे हो ना उसको थॉरली पढ़िए। और ये ओवरलैपिंग सिलेबस है, तो अगर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ पोर्शन कवर हो गया है, और कभी कभी कैसा हो रहा है ना, ये जो पोर्शन कॉमर्स कैंडिडेट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, ये जो आप पढ़ रहे हो मेरे साथ पेपर 2 में, वो पेपर 1 में ही आ रहा है और पेपर 1 के सिलेबस में नहीं है, फिर भी वो पूछे क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये यूनिट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पेपर 1 में भी यूनिट हेल्प होगा और पेपर 2 में भी। और 10 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपको इसमें से जो डिफिकल्ट लगता है, सपोज आपने कभी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या बेस थ्योरम नहीं पढ़ा है और सपोज अभी आप लास्ट मिनट पर हो, तो मेरी सजेशन है उसको लेके मत बैठ जाइए, आप इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, ये पोर्शन बहुत इजी है, ये वाला पोर्शन जो अभी स्लाइड पर आपको दिख रहा है, क्योंकि ये हमने बहुत बार पढ़ा। अगर आप पीएचडी रिसर्च स्टूडेंट हो या आपने एमफिल किया तो ये सब आपको कवर हो गया, आपको सिर्फ ब्रश अप करना। ओके, तो याद रखिए कि अभी इस लेवल, इस स्टेज पर मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि मैम मुझसे बात कर लो, बट आज ऐसा मैं जनरली बात कर लेती हूँ कैंडिडेट से, बट आज मैं नहीं बात करती क्योंकि कल आपका एग्जाम है। और अगर आपको सजेशन चाहिए थी मुझसे या रिकमेंडेशन चाहिए थी, तो आपको भी मुझे पहले अप्रोच करना चाहिए। लास्ट मिनट आप सिर्फ रिवाइज, अपने आप को काम डाउन रखिए। मैं मुंबई से हूँ, तो हमारे यहाँ पर मुंबई की लोकल ट्रेन की कभी भी प्रॉब्लम है बोल सकती हूँ, हो सकती है। वो अलग बात है कि हम शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही चलता है। तो अगर आपका एग्जाम है तो कोशिश कीजिए टाइम से पहले जाइए, 1 घंटा पहले जल्दी पहुंच जाइए, वहां पर बैठिए सुकून से, बट लेट मत होइए। ठीक है, एंटी ऑफिशियल्स आपको अंदर नहीं ले गया था, गेट्स लॉक हो जाएंगे। मॉनसून आ चुका है, हम डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, तो कभी भी बारिश आ सकती है, ट्रेन लेट होगी, ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि जब हम इस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अगर ये चीजों से मैं लेट हो गई या मुझे ऑटो रिक्शा नहीं मिला या मेरी गाड़ी छूट गई और मैं एग्जाम सेंटर नहीं, ये तो सारी बेवकूफ चीजें थी जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी। हाँ, आपके घर में बहुत इमरजेंसी है या आपको लगता है रोड पर सिचुएशन इतनी बैड है, तो आप अपनी प्रायोरिटी पहले देखिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। विच सारे क्वेश्चंस दिसंबर 2025 के, मैं आज आपको सारे बाकी जो 5 यूनिट्स बचे वो आज सॉल्व करा दूंगी, तो बड़े वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए। और अगर आपके पास टाइम है तो जरूर देख के जाइए, अदरवाइज सेट एग्जामिनेशन आ रहा है, और अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करोगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तब भी आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स कंटेन्स एग्जीक्यूटिव समरी। अब ये समरी पूछे, तो जनरली क्या होता है ना, हम जब कुछ भी नॉलेज नहीं रखते, जो मुझे लगता है इस स्टेज पर तो होनी चाहिए, समरी हमको लगता है एंड वाला पार्ट। तो क्या ये प्रिफेटरी इन्फॉर्मेशन है या इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन है या मेन रिसर्च बॉडी या सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री मतलब जो हम ऐड करते हैं, जैसे कभी टेबल्स, एनेक्शर्स, ठीक है, आपने मैप लगाया। मेन रिसर्च बॉडी में बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो एग्जीक्यूटिव समरी आपकी हमेशा फर्स्ट पार्ट में आती है, प्रिफेटरी जिसको हम बोलते हैं। तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, प्रिफेटरी इन्फॉर्मेशन। देखिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये, मैं बोलूंगी पूरे क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस है, बट अगर हम इसको भी गलत करके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमने कुछ समझा ही नहीं है। और मैं बार बार रिपीट करती हूँ, देखिए हम सब इंडियंस है, तो मुझे भी लगता है मेरी हिंदी बेटर है इंग्लिश से। तो हमेशा क्या होता है ना, अगर हम ये पढ़ नहीं पा रहे, क्वेश्चंस को समझ नहीं, तो मैं बोलूंगी हेजिटेट मत करो। आप कोशिश कीजिए कि जो आप लैंग्वेज में अपेयर करें, जैसे अगर आप हिंदी में अपेयर करें तो आपकी हिंदी स्ट्रांग होनी चाहिए, बट अगर इंग्लिश में अपेयर करें तो आपको एक बेसिक क्वेश्चन समझ आ जाने चाहिए। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्रीफेटरी इन्फॉर्मेशन। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था तो आपका आंसर राइट बन जाता, और यही टाइम जो आपका बचता है आप वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिवोट कर सकते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज प्रीफेटरी इन्फॉर्मेशन। अभी कहाँ से आया क्वेश्चन, तो सिलेबस में ही आया, थीसिस राइटिंग का ये पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। आज ये क्वेश्चन इस पर आ गया, तो कल हो सकता है प्लेजरिज्म रिपोर्ट पर क्वेश्चन आ सकता है, जिसको हम सिमिलैरिटी इंडेक्स बोलते हैं। या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एनेक्शंस का मीनिंग क्या है, या मे भी आपको पूछ सकते हैं कि मेन बॉडी का मेन पार्ट क्या है। ऐसे सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो याद रखिए, नेट सेट में क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। देखिए, याद रखिए यहाँ पर है ना करेक्ट ऑर्डर पूछा है, देयर इज नो मेंशन अबाउट असेंडिंग डिसेंडिंग, पहला या दूसरा। जब करेक्ट ऑर्डर पूछा मतलब हम फर्स्ट ऑर्डर जो फर्स्ट स्टेप आता है उसमें उसको ही लगाएंगे। तो या तो आपको क्लैरिटी होनी ही चाहिए। अब वो पूछे सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, डिटरमाइन द सैंपल साइज, सेलेक्ट द सैम्पलिंग टेक्निक्स, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम और टारगेट पॉपुलेशन। अब इसमें से आपको किसी चीज का भी मीनिंग नहीं पता है, जैसे मैं बोलूँ सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, आपके पास लिस्ट है, डेटाबेस है। ओके, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि कस्टमर स्टडीज आप करते हो तो 90% ऑफ द कस्टमर स्टडीज शुड यूज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव अ सैम्पलिंग फ्रेम। व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम? इट इज अ डेटाबेस। जैसे अगर आप क्लासरूम की बात करो तो कॉलेज, टीचर, यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड। आपको कभी भी पता होगा आपके थर्ड ईयर में कितने स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर में। कभी ऐसा नहीं होगा एडमिशन क्लोज हो गई कि उसके बाद किसी के एडमिशन हो जाए।
बट जब आप कस्टमर स्टडी, जैसे मैंने बस कम्यूटर्स पर स्टडी की थी, तो मुंबई में कितने लोग बस में जाते हैं मैं बार बार बोलती हूँ, हमें नहीं पता होता। आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे 30 लाख लोग जाते हैं, बट क्या उनके पास कोई रोल नंबर है, क्या उनके पास कोई आइडेंटिटी है, क्या कवलप्रीत बस में जा रही है तो उसको कोई फिक्स नंबर दिया गया? नहीं। तो ये जब डेटाबेस नहीं होता तो उसको बोलते हैं हम सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है। तो देखो मैंने इस कॉन्सेप्ट से आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं, उनको भी स्टडी करके जाइए, क्योंकि अगली बार उन्हीं पर क्वेश्चन बन जाएगा। ओके अब यहाँ पर सबसे कॉमन सेंस लगाना था जब आप सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर टारगेट पॉपुलेशन डेफिनेशन। आपकी टारगेट पॉपुलेशन कौन है? जैसे मैं बीएसटी बस पे स्टडी कर रही थी, तो मुझे पता होना चाहिए बीएसटी बस कहाँ पर ऑपरेशन, उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन। सपोज मैं बोलती हूँ वेस्टर्न सबर्ब्स, तो वेस्टर्न सबर्ब्स की टारगेट ऑडियंस कौन होगी? जो बस से जा रही है। तो सबसे पहले आप कुछ भी सैम्पलिंग डिजाइन में बनाओगे, आपको सबसे पहले अपनी टारगेट पॉपुलेशन, अगर आप इतनी कॉमन सेंस रखते थे तो आपका डी एक ही में था, तो ये सबसे इजी आंसर बन जाता। तो यहाँ पर आपका डी वाला आ जाता, तो बिना सोचे समझे भी आप सेकंड ऑप्शन को करेक्ट कर। बट अब प्रॉब्लम है ना, हमको सैम्पलिंग डिजाइन का मतलब पता ना टारगेट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए? डी, टारगेट पॉपुलेशन के बाद आप क्या करोगे? आप सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, आप मैंने देख लिया बस कंप्यूटर्स पर स्टडी हुई है, फिर मैं देख रही हूँ मेरे पास सैम्पलिंग फ्रेम है कि नहीं, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी सेलेक्टर सैम्पलिंग, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रेम होगा तो मैं लगाऊंगी प्रोबेबिलिटी, नहीं होगा तो नॉन प्रोबेबिलिटी। तो सेलेक्टर सैम्पलिंग टेक्निक, और फिर फाइनली डिटरमाइन द सैंपल साइज। आजकल तो सैंपल साइज कैलकुलेटर्स भी आते हैं, आप पीएचडी प्रपोजल के लिए बना रहे हो तो मैंने वीडियोस अपलोड किए कि कहाँ पर हम गलतियां करें, आप वो 4 वीडियोस देख के जाइए, आपका बहुत सारा रिसर्च प्रपोजल बनना बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ए कभी भी पहले नहीं हो सकता था, सी नहीं हो सकता, तो कॉमन सेंस से लगा के फिर से मैंने अपना टाइम सेव कर लिया। मैं क्यों बार बार टाइम पर एम्फेसाइज करती हूँ? क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस राइट तो निकालने ही है, बट साथ में टाइम मैनेज भी करना जरूरी है। मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब ये देखिए, ये तो बेसिक है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं तो कहती हूँ इसको रट के जाइए। मैच द फॉलोइंग की मैंने आपको ट्रिक्स बताया, अगर आपको एक पता है, दो पता है, तो आप इजीली आंसर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, डायरेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। तो ये देख लिया, प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ए शुड मैच विथ 4। तो ऐसी कोशिश कीजिए कुछ उसको रटने की, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं तो आपको 2 मार्क्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये मैच होना चाहिए 3 से। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है तो ये आर तो आना ही चाहिए, बट आर इसमें भी है, बट प्रोबेबल एरर है तो ये 0.67 ऐसे हर बार आ रहा है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसमें आपका 1 से मैच होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्सप्लेन वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ एलियनेशन, अगर आपने पहली बार सुना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं आज आपको ये बेसिक भी सिखा दूं, तो यस, बट आप यहाँ पर डी मैच हो जाता है 2 से, तो अनएक्सप्लेन वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन। ठीक है, तो अगर आप ये सिंपल से ढूंढ लेते, देखिए यहाँ पर ए एंड 4 मैच हो रहा था, उन्होंने 2 ऑप्शंस में दिया था, ऑप्शन नंबर 2 और 4। अगर आपको पता था डी और 2 भी, देखिए उन्होंने 2 ऑप्शंस में दिया है, सी और 1 भी 2 ऑप्शन में दिया है, तो बी 4 और बी 3। तो अगर आप बी और 4 को पहले मैच कर लेते तो आपका सबसे करेक्ट आंसर वही बन जाता। बट क्या होता है, हमें नहीं पता होता तो हम सारे मैच एंड ट्राई करते हैं। जब भी आप घर पर सॉल्व करें, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस, एक तो अगर कैलकुलेशन वाले, तो याद रखिए आप उसमें कैलकुलेटर नहीं यूज करें, और घर पर ही क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम। तो क्या होता है, कभी कभी चीजें बार बार रिपीट करने से, अभी हो सकता है कि कल ये क्वेश्चन आपको आ जाए, तो प्रोबेबल एरर आपको याद आ जाए कि कवलप्रीत ने बोला था वीडियो में 0.67, तो बार बार चीजें रिपीट करने से भी आंसर निकल जाता है, मेमोराइजेशन हो जाता है। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क एंड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू? ये क्वेश्चन है ना, सारे बाउंसर जाएंगे अगर आपने पढ़े ही नहीं है। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप तीर तुक्के से काम नहीं कर सकते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पूछे, चारों में से क्या है मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क? ठीक है, आपको बताना चाहिए रिलेटिव क्या है, एब्सोल्यूट क्या है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब ये सबके मतलब पता होने चाहिए, कोवेरिएंस कुछ है क्या, ज्योमेट्रिक मीन कुछ है क्या, यस। तो अगर आपको ये सब पता है ना, तो आपका करेक्ट आंसर बनता है। तो अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, और मुझे भी लिमिटेड टाइम की वीडियो बनानी होती है, क्योंकि मुझे पता है सबके पास टाइम नहीं होता, बट यस ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो ये देख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपने देखो रिलेटिव रिस्क, तो यही पर उसका आंसर था, अगर आपको पता होता तो। रिलेटिव रिस्क पूछा, तो इट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क एंड इज कैलकुलेटेड एज। अब सीवी क्या है आपको बताना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन है। ठीक है, तो वेरिएंस मेजर्स एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड इज द स्टैंडर्ड ऑफ स्केल। तो ये उसकी डेफिनेशन थी, अगर आपको पता होता तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं जाता। अब देखिए उन्होंने दूसरे ऑप्शन दिए, तो नई मीनिंग पता तो ढूंढिए। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? It measures risk related to the expected return, making it useful for comparing investment with different expected returns. इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है?
कोवेरिएंस मेजर्स हाउ टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर एंड ज्योमेट्रिक मीन मेजर्स एवरेज ग्रोथ ओवर टाइम। तो ये आपको पता है, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन ये कंप्लीट किया तो ये ज्योमेट्रिक मीन था। अब ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा है कोवेरिएंस का मीनिंग पढ़ा है, दो वेरिएबल साथ में मूव हो रहे हैं, तो ये आपको नाम से भी समझ आता है। ठीक है, तो कभी कभी आप देखिए, आप जहां पर ट्रिक्स नहीं लगा सकते, कॉमन सेंस लगा के देखिए। और मेरे हमेशा मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट में अपियर करें, नेगेटिव मार्किंग ये तो खाली आंसर नहीं छोड़ के आए। ओके, आपको जो लगता है बेस्ट सुटेबल आंसर एटलीस्ट वो मार्क करके आए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाइए। और अगर पॉसिबिलिटी आप सपोज इस बार अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके पास एटलीस्ट नोट्स तो रेडी रहेंगे। ओके, तो ये देख लीजिए एब्सोल्यूट रिस्क क्या है, मैंने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया। रिलेटिव रिस्क, नोट्स बनाते तो साथ में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते, ऐसा नहीं होना चाहिए गैलरी में मोबाइल में ही रह जाए वो। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ रिटन प्रैक्टिस मस्ट है, एक बार लिखने से लर्न भी हो जाता है। ठीक है, वेरिएंस ये सब बताया, एब्सोल्यूट रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब बताया, ये तो आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं फॉलोइंग स्टेप, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का, और इसको हम बोलते हैं आपको इजीली 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ओके, तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो टाइम नोट कर लीजिए। चलिए, डेवलपिंग एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डेफिनेशन, डेटा कलेक्शन, प्रिपरेशन, एनालिसिस, रिसर्च डिजाइन, फॉर्मुलेशन, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये आप एकदम बेसिक है, वापस प्रॉब्लम जब तक डिफाइन नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर से आपको ये मुफ्त के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स है, क्योंकि ये 2 पहला होना चाहिए बी, तो 2 ही ऑप्शन बनता है। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर आप अप्रोच बनाएंगे प्रॉब्लम को, फिर आपका आएगा रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन, फिर सी आएगा आपके पास डेटा कलेक्शन, प्रिपरेशन, एनालिसिस, और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग। लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग आएगी तो 1 या 2 ही करेक्ट आंसर हो सकता था। अब कुछ लोग सोचेंगे ए क्यों नहीं है, तो जब से पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन करोगे तब आप अप्रोच का प्रॉब्लम बनाओ। ठीक है, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब सबसे इजी क्वेश्चन बच्चों का रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ मीन ऑफ 6.82, मीडियन ऑफ 6.8 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेटर के बिना कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब जैसे ना मुझे लगता है कि मुझसे नहीं फॉर्मूले लर्न हो गए, तो मैं क्या करती हूँ, जितने मुझसे हो सकते हैं मैं वो कर लेती हूँ। अभी पूरे यूनिट में अगर 2 फॉर्मूला क्वेश्चन है सपोज, तो मैं रिस्क ले रही हूँ 4 मार्क्स का। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ये 4 मार्क्स के लिए मैंने पूरे यूनिट को ही मिस कर दिया। मैं इनसे इतना डर गई कि मैंने सारा टाइम 1 महीना इन्हीं को पढ़ने में लगा दिया और बाकी तो मेरा सिलेबस रह गया। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई कीजिए कि कहां पर मैं 20 मार्क्स ले सकती हूँ और मैं कहां पर 2 मार्क्स छोड़ के जा सकती हूँ। ओके, ऐसा नहीं है सब कुछ ही स्किप कर जाएंगे, तो ये भी आपकी आपकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी मीन बताइए 6.82, मीडियन बताए 6.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो मैं आपको सीधा सॉल्व करके, ये देखिए, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला, सिंस मीन मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर गिवन बट मोड इज नॉट गिवन, यूज कार्ल पियर्सन। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उस टाइम क्लिक होना चाहिए। तो एस के मतलब स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, तो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज गिवन, हमको दिया मीन 6.82, मीडियन 6.80, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप ये सिंपली इसको पुटअप कर दीजिए। अब देखिए पुटअप किया, मैंने बहुत दिनों से सब्ट्रैक्शन माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किया ही नहीं है, तो एग्जाम में तो करना आएगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको घर पर प्रैक्टिस करके जाने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमको कॉमर्स को ये भी नहीं आएगा, बट यस, जब आप 10 साल बाद चीजें ऐसे सॉल्व कर रहे हो, सपोज आपने नहीं पढ़ा है और प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो मुझे तो लगता है कि कभी कभी सिंपल सा भी हम डिवीजन नहीं कर पाते, उस टाइम समझ ही नहीं आता है, क्योंकि नाउ वी आर सो एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स। और कभी कभी तो मैंने देखा है लोग 10+10 को भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हंसने की बात नहीं है, यस ठीक है, जिसको जैसे ठीक लगे, बट ऐसी चीजों के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो आप जब ये पुटअप करेंगे तो 6.82, इसमें से माइनस हो जाएगा 0.02, फिर आप इनको देखिए 3.0.02 है, डिवाइड बाय 1.4, फिर आपको उनको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालना। मुझे मल्टीप्लाई करना ही नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि घर पर कभी किया ही नहीं विदाउट कैलकुलेटर। तो वो भी ऐसे सिंपल क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं हम कर पा रहे हैं, तो हमको घर पर ये प्रैक्टिस करना जरूरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बनता है तीसरा। चलो, द कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इज राइटली पॉजिटिव स्क्यू, वैल्यू इज वेरी क्लोज टू जीरो, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नियरली सिमेट्रिक। इसमें ना कुछ कुछ लोगों ने आंसर 0.028 दिया था, बट इस फॉर्मूला से तो ये करेक्ट आंसर है। और कभी कभी एनटी वाले भी गलत आंसर दे देते हैं, बट हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, तो जाने दीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए, कभी मुझसे भी गलती हो सकती है, बट ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है।
फेवरेट मतलब मैंने इतनी बार वीडियो में पढ़ा दिया, अब भी आपका रॉन्ग जाए तो मुझे भी बुरा लगता है। लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, ठीक है। अभी लिस्ट वन में क्या, occurs when a true null hypothesis is rejected, occurs when the false null hypothesis does not get rejected. C, used for data from interval or ratio scales. D, used to test hypothesis with nominal and ordinal data. टाइप टू एरर है, टाइप वन एरर है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पैरामीट्रिक। देखिए इनमें से कोई एक तो आपको आना ही चाहिए। अब सपोज मुझे पता है यूज फॉर डेटा फ्रॉम इंटरवल और रेशियो में हम नॉन पैरामीट्रिक लगाते हैं, तो सी और थ्री मैच होना चाहिए। CO3 मेरा ऑप्शन नंबर वन और फोर में मैच हो रहा, तो एलिमिनेट कर दो ऑप्शन नंबर स्टेट, ये सेकंड और थर्ड को आप तुरंत एलिमिनेट कर दो, ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा। अभी इतना मुझे पता है, यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस नॉमिनल, तो यहाँ पर आना चाहिए पैरामीट्रिक। तो DN4, अब देखो DN4 किस में, दो में, फिर से तो उन्हीं में से हमको ढूंढना है। अब देखिए इतना डिफिकल्ट है कि ए का मुझे नहीं पता, बी का नहीं पता, तो मेरा आंसर रॉन्ग जा सकता है। तो वेना देखिए याद रखिए, ऑकर्स वेना ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, उसको बोलते हैं टाइप वन एरर। तो ए शुड मैच विद टू, A should match with 2, and occurs when false null hypothesis does not get rejected. तो B should match with 1. तो A2B1, C जा रहा है 4 से, और तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मैंने पहले शायद गलत बोल दिया था, बट ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए सिंपल वे टू रिमेंबर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ना नॉमिनल ये सब बहुत बार एक्सप्लेन किया, आप मेरी रिसर्च की वीडियोस देख सकते हैं। देखो अब मैं इसको सिंपल तरीका, रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। जब हम ट्रू हाइपोथेसिस, तो आप ये आर से रिजेक्ट, किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट वाले को। ओके, नल है तो रिजेक्ट करे ट्रू नल हाइपोथेसिस। तो जब करेक्ट मतलब राइट वाले हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे, तो आर से रिजेक्ट, आर से राइट हाइपोथेसिस, तो दोनों आर याद रखिए, तो उसको बोलते हैं टाइप वन एरर। फिर एक याद हो गया तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। टाइप टू एरर क्या बोल रही है, वी फेल टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल। वो फॉल्स था बट हमने उसको रिजेक्ट नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज है, ठीक है। सिंबल इसका टाइप वन एरर का डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, अल्फा। टाइप टू का बीटा। फिर नेचर ऑफ एरर, इसको टाइप वन एरर को फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, इसको टाइप टू फॉल्स नेगेटिव, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डिसीजन टेकन कंक्लूड्स एन इफेक्ट एग्जिस्ट व्हेन इट एक्चुअली डज नॉट, ये बोलता है ऐसा है बट जबकि नहीं है। और टाइप टू एरर बोलता है कंक्लूड्स नो इफेक्ट एग्जिस्ट, जब होना चाहिए था तब बताया नहीं। प्रोबेबिलिटी कंट्रोल बाय सिग्निफिकेंस, यहाँ पर हम 0.05 स्टडी करते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज, इफेक्ट साइज एंड सिग्निफिकेंस लेवल। कॉन्सिक्वेंस मे लीड टू अननेसेसरी एक्शंस और इंटरवेंशंस, मे फेल टू डिटेक्ट अ रियल इफेक्ट, एंड रिसर्चर कंक्लूजन इनकरेक्टली रिजेक्ट्स। तो यहाँ पर गलती से एचओ को रिजेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर इनकरेक्टली और फेल्स टू, तो ये वर्ड्स को याद रखें, ठीक है। ये इनकरेक्टली रिजेक्ट, राइट वाले हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, तो दोनों आर से, तो टाइप वन एरर, तो उसका ऑपोजिट जो होगा वो हमारा टाइप टू एरर। तो यहाँ पर हम इनकरेक्टली एक्सेप्ट करें, किसको, जिसको फेल करना चाहिए था, जिसको रिजेक्ट करना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो अगर ये बेसिक स्लाइड से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अब मैं इसको समझाती हूँ। देखिए मेडिकल टेस्ट का एग्जांपल है, नल हाइपोथेसिस मतलब पेशेंट डज नॉट हैव द डिसीज, पेशेंट को डिजीज नहीं है। टाइप वन एरर क्या हो जाएगा, टाइप वन एरर को क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा है टाइप वन एरर को फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। तो आप याद रखिए, टाइप वन को पॉजिटिव बोलते हैं, टाइप टू को नेगेटिव बोलते हैं। तो टेस्ट से द पेशेंट एज, टेस्ट कहते हैं पेशेंट को डिजीज है, एक्चुअली पेशेंट हेल्दी है, तो ये क्या हो गया, हेल्दी पर्सन को डायग्नोस हो गया रिस्क। टाइप टू क्या बोलते हैं, जिसको फॉल्स नेगेटिव, वो बोलते हैं टेस्ट सेज द पेशेंट इज हेल्दी, एक्चुअली द पेशेंट हैज द डिजीज एंड सिक पर्सन डायग्नोस्ड एज हेल्थ। तो दोनों में गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव, और ये बोलते हैं फॉल्स। अब वो एग्जांपल याद रखिए, प्रेग्नेंट, मेल्स को प्रेग्नेंट बोल दिया, फीमेल को नहीं बोला, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स यहाँ पर बन जाएंगे, तो कोई भी एक एग्जांपल से आप याद रखिए, आप कभी भी रॉन्ग नहीं जाओगे। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक मैंने बहुत सारे एक्सप्लेन किया है मेरी प्रीवियस वीडियोस में। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो याद रखिए जो है ना, सिंपल से नेम है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, ये सब है ना पैरामेट्रिक। अब ये देखो कैसे नाम है, इसको पहले काई स्क्वायर बोलते हैं, कुछ लोग इसको ची स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, वो हमसे नहीं प्रोनाउंसिएशन पता है। तो काई स्क्वायर, साइन टेस्ट, विलकॉक्सन, ये देखो नाम है, मैन विटनी, क्रुस्कल वॉलिस, स्पीयरमैन, तो ऐसे याद रखने की कोई कोशिश कीजिए, ठीक है। ऑर्डिनल और नॉमिनल कब लगता है, नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक इंटर, मैंने बहुत सारे, एक तो एनटी का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, जहां पर आप 5 मिनट में ही वो समझ सकते हो, और आगे जाके आपको ये पीएचडी में हेल्प होगा। तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पैरामेट्रिक में लगता है, वहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन पैरामेट्रिक में आपके पास नो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जम्पशन है, मीडियन रैंक्स एंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक को लेस पावरफुल, अभी कुछ लोग क्या करते हैं, डेटा नॉर्मल नहीं आया, उसको जबरदस्ती डेटा नॉर्मल कराएंगे, चीटिंग करेंगे, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन ऑफ डेटा, और बता देंगे हमारा हो गया। ऐसे कभी नहीं कीजिए। तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना स्टडी में, वही कीजिए। ऐसे चीटिंग करने से रिसर्च एथिक्स आपके फॉलो नहीं हो रहे हैं। चलिए, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 48 एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज 6, फर्स्ट क्वार्टाइल कह रहे 48, क्वार्टाइल डेविएशन 6 है, वैल्यू ऑफ मीडियन एज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी सिमेट्रिकल इज। अब देखिए ये एक्सप्लेन तो मैं अभी इतने टाइम में कर नहीं पाऊंगी, तो मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बताया फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन को आप फोटो ले सकते हो भले, और सॉल्व करते चलिए।
करेक्ट आंसर देखो, फर्स्ट क्वार्टाइल इज 48, तो उन्होंने दिया क्वार्टाइल 48, फिर क्वार्टाइल डेविएशन कितना दिया है 6, ठीक है, ये गिवन है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ फॉर्मूला क्या है, ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो ये हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन 6 दिए, Q3 हमें पता है, नहीं पता है, हमें Q1 पता है, उन्होंने बोला क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल, तो 48 पता है, ठीक है। अब ये Q3 जब इस तरफ आ जाएगा तो Q3 माइनस 48 इस तरफ ले लिया और ये इधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 2, ठीक है। जब इतने दिनों बाद ये सिंपल करते तो पता नहीं लगता है, 6 × 2 12 कर देगी, फिर क्या हो जाएगा इसमें से 48, अगर Q3 इधर है तो हम 48, अब ये माइनस है ना तो इधर चला जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल द मीडियन, उन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, एज्यूमिंग, तो हमको वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो मीडियन उन्होंने बोला द मीडियन लाइज एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन Q1 एंड Q, वो सिमेट्रिकल है, इक्वल, तो मीडियन है यहाँ पर Q1 प्लस Q3 अपॉन 2, तो मीडियन हमें 48, हमने यहाँ पर 48 तो हमारे पास गिवन था, 60 हमने अभी ऊपर से ढूंढा, तो इसको प्लस कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, फिर 40, शॉर्टकट ये देखो, नेट सेट के लिए आप याद रख सकते हो, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन Q1 प्लस QD इज इक्वल टू Q1 हमको दिया था तो 48 था, QD हमें दिया था, यस, तो अगर ये सब झमेला नहीं करना था तो भी हमारा आंसर आ जाता, शॉर्टकट, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को देख लो एक बार, फिर ये आंसर ले लो। चलो, the probability that a leap year selected at random contains either 53 Sundays or 53 Mondays is, तो प्रोबेबिलिटी है लीप ईयर आपको पता है सेलेक्ट होता है रैंडम कंटेंट्स, उसमें आइदर 53 संडेज होगी 50, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये तो आपको सॉल्व ही करना पड़ता है। करेक्ट आंसर ये देखिए, अंडरस्टैंड द लीप ईयर स्ट्रक्चर, लीप ईयर है 366 डेज, तो 366 मतलब 52 वीक्स प्लस 2 डेज, thus every weekday occurs 52 times, the 2 extra days occurs 53 times, क्योंकि 52 वीक्स है तो 52 हो गए, 2 एक्स्ट्रा डेज हो गए तो वो 53 टाइम्स हो गए। अब ये हमने पहला देखा, स्टेप 2 पॉसिबल पेयर्स, द 2 एक्स्ट्रा डेज क्या हो सकते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी, संडे के साथ मंडे हो सकता है, मंडे के साथ ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये आप लिख सकते हैं, टोटल पॉसिबल केसेस 7 बनते। आई होप आपको ये समझ आए पॉसिबल पेयर्स। देखिए संडे के साथ मंडे भी लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, ओके। टोटल पॉसिबल केस 7 है, फॉर अ लीप ईयर 52 वीक्स प्लस 2 डेज, इफ आस्क्ड फॉर 53 संडेज और 53 मंडेज, काउंट द एक्स्ट्रा डेज स्पेस कंटेनिंग संडे और मंडे, तो ऐसे आप करिए संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे सैटरडे संडे, 3 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 7 और हेंस प्रोबेबिलिटी 3/7, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है संडे, क्वेश्चन में क्या पूछा है संडे और मंडे, तो हम किसको देखेंगे 53 संडेज और 53 मंडेज, काउंट द एक्स्ट्रा डे स्पेस कंटेनिंग संडे और मंडे, ओके। तो यहाँ पर जो भी पॉसिबिलिटी थी ना जिसमें संडे और मंडे आ रहा है वो बोल रहे वही लेना है, तो यहाँ पर देखिए संडे और मंडे था तो इसको ले लेंगे, संडे और मंडे ही लेना है, तो देखिए यहाँ पर संडे और मंडे, फिर मंडे और ट्यूसडे क्योंकि उसमें मंडे आ रहा है, ट्यूसडे और वेडनेसडे नहीं लेना क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला संडे मंडे, तो ये वाला पेयर नहीं ले सकते, वेडनेसडे एंड थर्सडे भी नहीं ले सकते, थर्सडे एंड फ्राइडे भी नहीं ले सकते, फ्राइडे एंड सैटरडे भी नहीं, सैटरडे एंड संडे ले सकते, तो 3 ही पेयर्स बन रहे, तो 3/7, ओके, देख लीजिए। हाँ ये तो हमने अरेंज किया ना, संडे मंडे फिर मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, तो अरेंज कर दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन देखो, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये एक्सप्लेनेशन दिया आप देख सकते हो, चल, अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, assertion और रीजनिंग, मैं बार बार बोल रही हूँ अगर आपने नहीं देखा, assertion and reasoning are two statements, they may be incorrect, both may be incorrect, if option is given they may be correct, they may be sharing a relationship,
दे मे बी करेक्ट एंड दे शेयर अ रिलेशन, और दे मे बी इनकरेक्ट एंड दे मे नॉट शेयर अ रिलेशन। तो आप ऑप्शन देखो, सबसे पहले बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एंड ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो पढ़ते फिल्टर क्वेश्चंस इन क्वेश्चनर मेजर्स द फैमिलियरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स विद द टॉपिक ऑफ द रिसर्च। अब आपको फिल्टर क्वेश्चन पता होना चाहिए। यहाँ पर फिल्टर क्वेश्चन आपका ये स्नैपचैट का नहीं है। फिल्टर क्वेश्चन मतलब जैसे आप किसी से सर्वे करा रहे हो ना, आप उसको पूछ रहे हो आप सिगरेट पीते हो कि नहीं, तो उसने बोला यस। अगर आप यस बोलते हो ना तो वो आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा, क्योंकि सर्वे आपका सिगरेट स्मोकर्स के लिए हो जाएगा। और अगर आप नो बोलते हो तो सपोज आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, तो फिल्टर क्वेश्चन। तो बीच में आपने किसी को ब्रांड्स पूछे तो वो फिल्टर क्वेश्चन। तो फिल्टर क्वेश्चन जो रिसर्च में हम यूज करते हैं वो फैमिलियरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स, यस, उनको पता है तो ही वो भर पाएंगे। ओके, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो ही आप ये आगे बढ़ो, ऐसा होता है। ओके, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रीजन क्वेश्चंस दैट ट्राई टू कैप्चर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एट वंस आर रेफर टू एज लीडिंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस में, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको कोको कोला टेस्टी भी लगती है और उसको स्वीट भी लगती है, तो टेस्टी एंड स्वीट। तो क्वेश्चंस जो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्या उसको लीडिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। अगर आपको पता होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये देखो, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिल्टर क्वेश्चन यूज टू डिटरमाइन वेदर द रिस्पोंडेंट इज क्वालिफाइड टू आंसर, वो एलिजिबल है, हाउसिंग लोन है तो ही भरो। लीडिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस दैट सजेस्ट और इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर। जैसे अब मैं बोलूंगी आप मानते हो ना कि ऑनलाइन बैंकिंग बहुत अच्छी है, जैसे मैंने एग्जांपल दी, तो आपको फिर लगेगा आपको मानना ही पड़ेगा, तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है। ठीक है, फिर पर्पस टू स्क्रीन रिस्पॉन्डेंट्स एंड डायरेक्ट देम टू रेलेवेंट क्वेश्चंस। अगर आपने यस बोला तो आप इस फॉर्म भरोगे, आपने नो बोला तो ये फॉर्म भरिए। लीडिंग क्वेश्चंस आर ऑफन अनइंटेंशनली बायस्ड रिस्पॉन्डेंट्स, हम जानबूझकर नहीं करे बट वो क्वेश्चन ही ऐसे है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये फिल्टर क्वेश्चंस न्यूट्रल एंड अनबायस्ड है, क्योंकि जो जो उसमें फिट होगा वही भरेगा। लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं बायस्ड एंड सजेस्टिव। ठीक है, बायस्ड एंड सजेस्टिव मतलब क्या होता है, बायस है आप, वो चीटिंग हो सकती है उसमें, क्योंकि आपने बोला हाँ नहीं ऐसा होगा तो वो बोलेंगे नहीं होगा। यूज इन रिसर्च रेकमेंडेड फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्स सिलेक्शन, जनरली अवॉइडेड बिकॉज दे अफेक्ट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, तो जनरली क्या बोल रहे हैं, अवॉइडेड बिकॉज दे अफेक्ट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। एग्जांपल, हैव यू एवर यूज्ड ऑनलाइन बैंकिंग, अगर वो बोलेंगे यस तो इफ नो स्किप द नेक्स्ट, तो ये फिल्टर हो गया। बट यहाँ पर क्या पूछ रहे हो, डोंट यू अग्री दैट ऑनलाइन बैंकिंग इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड, तो आप जब बोल रहे हो डोंट यू अग्री तो बोलेंगे यस वी डोंट अग्री। तो यहाँ पर रिजल्ट इंप्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ डेटा एंड मे डिस्टॉर्ट रिस्पोंडेंट्स ट्रू ओपिनियंस। और ये मल्टीपल इंफॉर्मेशन वाले लोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आप दो तीन चीजें पूछ रहे हो, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। इसी को लोडिंग क्वेश्चन बोलते हैं, मुझे कहना था, सॉरी, लीडिंग क्वेश्चंस लोडिंग क्वेश्चंस। यस, क्या मल्टीपल क्वेश्चंस जब हम पूछते हैं उसको बोलते हैं डबल बैरल्ड। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया ना कि आप बोल रहे हो कोको कोला टेस्टी भी और स्वीट है, आपको अलग क्वेश्चन पूछना चाहिए कोको कोला स्वीट है या कोको कोला टेस्टी है, तो उसको हम बोलते हैं डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इनको लीडिंग क्वेश्चंस लोडिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, जो इनडायरेक्टली हमसे हाँ बुलवाना चाहते हैं। ओके, चलिए, डबल बैरल्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है और मैं बोलूँ अगर आप पढ़ के जा रहे हो ना तो आपको मार्क्स मिलने ही वाले। तो ये पढ़ ही लीजिए। द नॉर्मल कर्व अप्रोचेस द एक्स एक्सिस एसिम्प्टोमेटिकली एज वी प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मीन। द नॉर्मल कर्व हैज इट्स पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं पता है तो आंसर नहीं पता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व एंड अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. About 68.27 of the total area under normal cover is covered from this range to this range, and normal distribution is unimodal. अब देखिए, इसको ना अगर नहीं पढ़ के जा रहे तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं आएंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। ये देखिए, the normal curve approaches the x-axis asymptomatically as we proceed in either direction. Yes, the tails of a normal dish extend indefinitely and approach the x-axis but never touch. वो कभी टच नहीं करते, आप देखना वो गैप होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
नॉर्मल कर्व हैज इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो उन्होंने बताया करेक्ट। इनकरेक्ट है ये, क्यों? द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व आर करेक्ट, ये जो बता रहे नॉट एट टू स्टैंडर्ड डेविएशन, वो स्टैंडर्ड डेविएशन पर है, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें टू एडेड है। फिर irrespective of the shape, the total area under normal curve and above the horizontal axis is always equal to 1, correct, क्योंकि total probability under any normal distribution curve is 100%. And about D statement, 68.27 of the total area under the normal curve is covered from this to this, but यहाँ पर क्या है ना, यहाँ देखिए आपने जब ये 2 यहाँ पर लगाया ना, तो किसके लिए? रिकॉल द एम्पिरिकल रूल, ये एम्पिरिकल रूल है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप वो ग्राफ देखोगे, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, 2 है या 3, तो 1 पर 68.27, ये तो उन्होंने राइट दिया था 95.4/9। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ थी, उन्होंने बोला ये कौन से डेविएशन तक है, 2 पर, बट ये 68.27 ये 1 डेविएशन पर है। अगर आप एक ना सा भी मिस आउट कर देंगे, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल, यस, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ सिंगल पीक 1 मॉडल, मतलब उसको यूनिमॉडल बोला जाता है। ओके, अगर आपको नहीं समझ आया तो प्रॉपर्टीज आपको पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा, और अगर आपको बेसिक पता तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है ए, सी एंड ई। डी क्यों गलत थी मैंने आपको बता दिया, बी क्यों गलत है मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट देख लीजिए। जब आप एनालाइज करते हो ना, आपको राइट आंसर मिलता है, तो उसके नेक्स्ट जो दिए होते हैं ना, उसको भी एनालाइज कीजिए। आज नहीं हेल्प हो रहा तो अगले जाके आए। और आप जब प्रोफेसर बन ही रहे हो तो आपको ये सब आना ही है। और ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप एक बार पीएचडी कर लेते हो तो आपको कॉलेजेस वाले, आपके स्टाफ वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाए, तो फिर आपको ये बहुत हेल्प होगा। ठीक है, चलिए, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया यूनिट, मेरे कल की वीडियो में बताया था। अब चलते हैं हमारे यूनिट नंबर 7। मुझे बहुत ही प्यारा लगता है बैंकिंग वाला मॉड्यूल, क्योंकि इसमें ना बेसिक चीजें भी कभी कभी पूछ ली जाती है, सिर्फ सिलेबस नहीं होता है। तो देखिए, बैंक एंड इट्स टाइप, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंक्स, ये बहुत बार आता है। ईयर लगाओ, आरआरबी का फुल फॉर्म पहले सिंपल आता था, अब इतना सिंपल नहीं आता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत बार आता है। रोल एंड मॉनिटरी, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था इकोनॉमिक्स में, ठीक है। बैंकिंग जो इकोनॉमिक्स में मैंने डाला था, बट था बैंकिंग का। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, बेसल पर बहुत बार क्वेश्चन आते थे। रिस्क मैनेजमेंट, बेसल को आप पढ़ के जाइए जले। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब 5-6 दे देगा और बताएगा इसमें बताओ कौन से कैपिटल मार्केट है या मनी मार्केट है या आईपीओ रिलेटेड। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया। अब ये आ जाएगा इसमें क्वेश्चन, जैसे कि ये आपको ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन आ रहा है क्वेश्चन। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, सिंपल, आप ये जो यूपीआई यूज करते हो, फिर हमारा जो एप्लीकेशन है वो आते हैं। बेसिक मतलब बैंकिंग रिलेटेड इसमें कुछ भी आ सकता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, और मैं बोलूँ अगर आपको 2 क्वेश्चन इंश्योरेंस के आ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। पॉसिबिलिटी 4 इंश्योरेंस से आ जाए और हर बार आ रहे हो, और इंश्योरेंस बहुत ही ईजी है। ठीक है, इंश्योरेंस के टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन रिस्क क्लासेस, इसके प्रिंसिपल्स तो आते हैं। फैक्टर्स लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी, री इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आईआरडीए। ठीक है, अब इसमें देखो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अगर नहीं लिखा है, बट वो पार्ट ऑफ सिलेबस है। ये आपको कैसे पता लगता है? जब आप अच्छी स्टडी मटेरियल यूज करते हैं। नहीं तो आप लगेगा इसमें तो है ही नहीं, आप पढ़ के ही नहीं जाओगे। तो यही मैं बोलती हूँ, स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए। एक ही मेंटोर के साथ जुड़े, हर टीचर का एक्सप्लेनेशन तरीका अलग होता है। रेफर टू गुड बुक, मैं हमेशा केवीएस मदान सर की बुक ऑथर, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो मैं बोलती हूँ तो केवीएस मदान सर की बुक पढ़िए। जनरल पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए। और कैसा है ना, उसमें अगर कॉमर्स की मैं बोलती हूँ, कोई भी बुक, पेपर 2 की कोई भी एक बुक्स जस्टिस नहीं कर सकती, बट केवीएस मदान सर की बुक में बहुत कुछ कवर है, बहुत अच्छे तरीके से, और आपको एटलीस्ट सब टॉपिक्स पता लगते हैं। ठीक है, अगर आप खुद नोट्स बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया। चलो, क्वेश्चन आ जाता है, प्रोसेस ऑफ ensuring access to in sorry process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable group such as weaker sections and low income groups in particular at an affordable cost in a fair and transparent manner by mainstream institutional players is referred to as। स्पीड को बढ़ाइए,
क्या कह रहे, एक प्रोसेस है जहां पर अप्रोप्रिएट जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चाहिए सबको, सारी पब्लिक को, जनरल हो, वल्नरेबल मतलब वीकर सेक्शन, जैसे जिनके पास इनकम नहीं है या फिर जिनके पास बैंक खाते नहीं है, ठीक है, उनको समझ ही नहीं आता क्या करे, तो वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप्स इन पर्टिकुलर, उनको एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर दिया जाता है और एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से, कोई चीटिंग के साथ नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मॉनिटरी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द करेक्ट आंसर। देखो आप सिलेबस में जाओगे ना, ये देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरा एक क्वेश्चन आ गया इस पर, तो 2 मार्क्स मिल गए, सबसे इजी। इसी को फाइनेंशियल, कितने सारे लोग इसके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट पढ़ते हैं मैच लिस्ट। अभी देखिए इसमें कभी भी याद रखिए क्या पूछा जाए, अगर लिस्ट वन की हेडिंग दी है तो पहले हेडिंग पढ़िए, फिर लिस्ट टू से मैच। तो लिस्ट वन में बोले एग्जिम बैंक, एनएचबी, आईडीबीआई, नाबार्ड। लिस्ट टू में बोले एडवांसिंग क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमी। जैसे एग्रीकल्चर है नाबार्ड से मैच हो जाएगा, तो टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो डी और वन, डी और वन कहां पर है आपके पास, एक ही ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। इन्होंने डी और वन सब में नहीं दिया है, वेरी इजी टू स्कोर। एनएचबी होता है नेशनल हाउसिंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी। बी में क्या आएगा, प्रमोटिंग हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो मैंने आपको कौन सा बोला, ए, मैंने बोला आपको एडवांस नाबार्ड, नाबार्ड डी और वन, तो डी और वन मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो देख लेते हैं एग्जिम बैंक आपका किससे मैच होना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, नाम से ही समझ आ रहा है। फिर अगर बी और 3 मैच हो रहा है तो एनएचबीए, तो प्रोमोटिंग हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यस। सी और 4 आईडीबीआई किससे मैच हो रहा है, फाइनेंसिंग प्रोमोटिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्री से मैच हो रहा है। और नाबार्ड आपका मैंने ऑलरेडी बताया। देखिए बेसिक था, अब इसमें क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, नाबार्ड की दर है, नाबार्ड का हेड ऑफिस है क्या, नाबार्ड पहले किसकी सब्सिडरी थी, नाबार्ड कौन से ईयर में आया, और डिफिकल्ट करना है तो ईयर के साथ डेट दे देंगे, ठीक है। फिर अब वो आईडीपीआई का क्या काम है, फिर सिडबी क्यों आया, या फिर इनमें से ही 10 तरीके के क्वेश्चंस बन जाएंगे। बट हर बार आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्ट से लेके ईयर से लेके कॉम्पोजिशन तक सब इसमें कवर हो जाएगा। ये तो बहुत इजी था, क्योंकि हर मॉड्यूल में सब कुछ डिफिकल्ट हो ऐसा भी नहीं होता है। चार्ज कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेंटर्स बाय अ म्यूचुअल फंड स्कीम व्हेन इट सेल्स इट्स यूनिट्स टू इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है। तो देखिए जो पहली बार पूछे जाते हैं ना, मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी नहीं आएंगे, ठीक है, हो सकता है ना हर बार कुछ नया ऐड होता है, तो उसके लिए इतना घबराना नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, अगर आप घबरा जाते हो ना तो आपका बाकी पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको समझेगा ही नहीं। और एक बार क्या होता है ना, एक बार दिमाग से निकल गया तो आपका वहीं पर मुझे लगता है फेलियर आ जाता है। तो ठीक है, सबको नहीं आ रही, 10 में से मेरे को सब में से अगर दो दो नहीं आ रहे, तो आप ये देखो ना आपको बाकी सब आ रहा है, तो एटलीस्ट आप क्वालिफाई होने के करीब तो हो। मैं कह रही हूँ ऑल इंडिया की मेहनत अलग होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की मेहनत अलग होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की मेहनत अलग है, क्वालिफाई ओनली फॉर पीएचडी मेहनत अलग है। तो आप देखिए आप कौन से लेवल पर हो। तो चार्ज कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स बाय म्यूचुअल फंड स्कीम, चार्ज एक कलेक्ट हो रहा है, इन्वेस्टर से लिया जा रहा है, कौन ले रहा है, म्यूचुअल फंड स्कीम। कब, व्हेन इट सेल्स इट यूनिट्स टू इन्वेस्टर्स, उसको बोलते हैं एंट्री लोड। अब देखिए नहीं पता तो डिस्कस कर लेते हैं। एंट्री लोड इज द फी और चार्ज कलेक्टेड बाय अ म्यूचुअल फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स एट द टाइम ऑफ परचेसिंग। जब आप कुछ परचेज कर रहे हो तो वो इन्वेस्टर से लेते हैं, कौन, म्यूचुअल फंड वाले। क्या ले रहे हैं, एंट्री लोड। चार्ज पेड व्हेन बाइंग यूनिट। तो ये लैंग्वेज का खेल था, अगर आपको समझ आ गया, अगर आपको मीनिंग पता था तो अगर कॉमन सेंस देखो लगानी थी, नहीं आता था। जब मैं एंट्री ले रही हूँ, मैं परचेज कर रही हूँ, तो एंट्री ही आना चाहिए, एग्जिट तो आएगा नहीं, ठीक है। अब ये देखो वाई अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, ऐसे आप स्टडी कर सकते हो। एग्जिट लो, चार्ज व्हेन इन्वेस्टर्स रिडीम और सेल यूनिट्स बिफोर अस पैसे। आप एग्जिट जब बाहर जा रहे हो, मतलब सेल करके जा रहे हो, रिडीम। तो कॉमन सेंस, स्विच रेफर्स टू ट्रांसफरिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर विद इन द सेम म्यूचुअल। जब आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में जा रहे हो, तो ये स्विच नाम से ही समझ आ रहा था। सेल प्राइस इज द प्राइस एट यू आर सोल्ड, विच में इंक्लूड एनएवी एंड एनी एप्लीकेबल लोड, बट इट इज नॉट द चार्जेस। तो ये सेल प्राइस है, ठीक है। तो देखो सारे ऑप्शंस आपको समझ आ जाने चाहिए थे। कॉमन सेंस से भी मुझे लगता है एंट्री लोड ही करेक्ट आंसर है। तो अपना दिमाग गर्म मत रखिए, गेट पर किसी से लड़ाई हो गई, फुल स्लीव्स कपड़े पहन के गए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ये सारी चीजों को इग्नोर कीजिए, अपने ठंडे दिमाग से जाइए, टाइम मैनेजमेंट की और करेक्ट आंसर ढूंढिए। प्रिंसिपल्स पर क्वेश्चन है, हर बार आ रहा है, तो आज मैं समझा देती हूँ आपको। द राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ इंश्योर्ड आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम एंड इट गिव्स द इंश्योरर राइट टू रिकवर फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिव सोर्स। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस इज राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड। अब देखिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गाड़ी की जिनकी गलती थी सामने वाले की, तो उन्होंने आपको कंपेंसेट कर दिया, बट क्या आपके सर्विस प्रोवाइडर, आपके इंश्योरेंस वाले के पास अथॉरिटी उनसे जाके रिकवर करे, तो ये बता रहे। तो राइट ऑफ द इंश्योरर, इंश्योरर टू स्टैंड इन प्लेस ऑफ इंश्योर्ड, मेरी जगह पर वो, आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम, हो गया, आपने मेरी भरपाई कर दी क्योंकि आपने मेरा नुकसान किया था, और ये इंश्योरर को राइट दे रहा है कि आप ऑल्टरनेटिव सोर्स से जाके कर सकते हो रिकवरी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सब्रुगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रोक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ सब्रुगेशन। अब मैं आपको ये सारे प्रिंसिपल्स एक बार समझा देती हूँ, तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा।
अटमोस्ट गुड फेथ होता है, आप कभी भी चीटिंग नहीं करोगे। जब भी आपको कुछ इशू आप ले रहे हो अपना इंश्योरेंस, तो आप उनसे डिस्क्लोज करोगे। तो आपको सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने, जैसे आपकी सर्जरी हुई हुई है, जैसे थैलेसीमिया माइनर हो आप, तो ये बता दीजिए, ठीक है। तो अटमोस्ट गुड फेथ, कभी कभी ना इसका वर्ड आ जाता है, मैं नहीं पढ़ रही इसको। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, जो इंश्योरेंस ले रहा है वो अपने, उसका जिसके लिए इंश्योरेंस ले रहा है उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब उसमें कोई फाइनेंशियल लीगल इंटरेस्ट। ये बहुत ही हमेशा एग्जांपल है, सब टीचर्स देते हैं कि अगर आप अपनी वाइफ का ही लिए इंश्योरेंस लोगे, हस्बैंड वाइफ है, तो आप अपने पड़ोसी के लिए नहीं लोगे, क्योंकि उसमें आपका लीगल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मजाक की बात नहीं है। तो यू कैन इंश्योर योर ओन हाउस बट नॉट योर नेबर्स हाउस, तो इंश्योरेबल आपका उसमें लीगल क्लेम होना चाहिए, फाइनेंशियल इंडेमनिटी मतलब अगर मैं आपको कंपेंसेट कर सकूं, तो इंश्योरेंस एम्स टू कंपेंसेट द एक्चुअल लॉस सफर्ड नॉट अलाउ प्रॉफिट। तो इफ अ कार वर्थ 5 लाख इज डैमेज बाय रुपीज 1 लाख, कंपेंसेशन इज लिमिटेड टू 1 लाख। ऐसा नहीं कि आपने 5 लाख का इंश्योरेंस दिया तो 5, क्योंकि नुकसान 1 लाख। इंडेमनिटी मतलब किसी को उतना वो करा देना, उसके पहली स्टेज जो उसका नुकसान नहीं हो उस स्टेज पर वापस ले जाना। तो ये आपको पता होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस में ये प्रिंसिपल है कि नहीं। Subrogation after paying the claim, the insured acquires the insured rights against third parties. After compensating for a car accident, the insurer can sue the negligent driver. जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, तो वही करेक्ट आंसर है। कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर सेम रिस्क कवर किया मल्टीपल इंश्योरेंस से आपने, तो अदर सपोज फैक्ट्री ने इंश्योर किया 2 कंपनी से, वो क्लेम रिसीव प्रोपोर्शनेटली दोनों से, तो इससे 50 ले रही है, दूसरे से भी 50, बट ऐसा नहीं है दोनों से जाके 100 ले रही। ठीक है। प्रोक्सीमेट कॉज होता है सबसे नियरेस्ट कॉज ढूंढना, आपको एक्सीडेंट हो गया, अब देखिए एग्जांपल, इफ अ स्टॉर्म कॉजेज अ फायर, स्टॉर्म की वजह से आग लगी थी, दैट डिस्ट्रॉयज प्रॉपर्टी, प्रोक्सीमेट कॉज डिटरमाइंस क्लेम्स है। तो आपको ये देखना है कि स्टॉर्म की वजह से हुआ कि फायर, यू हैव टू आइडेंटिफाई, मतलब क्लेम के टाइम। लॉस मिनिमाइजेशन मतलब घर पर आग लग रही है तो उसको बुझाओ जाके, ये नहीं वहां खड़े होकर उसको बढ़ाते रहो और देखो ही मत कि इंश्योरेंस से मिल जाएगा। ओके, तो ये सब प्रिंसिपल्स को एग्जाम्पल के साथ करिए। ये आप ना 12th के ओसीएम में अगर आप टीचर हो तो आप पढ़ा के आए हो, आप पढ़ के आए हो, और अगर अभी आप पढ़ा रहे हो तो आपके पास इंश्योरेंस सब्जेक्ट है तो आप ये पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए एक ही स्लाइड में, तो आपको ये कल 2 मार्क्स पक्के। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे मैसेज करके बताना। ठीक है, चलिए, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज एज पर द ईयर ऑफ फॉर्मेशन, असेंडिंग है, तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर मतलब अदर 1991 है फिर 1992, तो 1991 पहले आना है कि 1992, ये आपको पता होना चाहिए। उल्टा पूछा है क्या, डिसेंडिंग पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी है, नरसिम्हम कमिटी, पद्मानम कमिटी, वर्मा कमिटी, सराफ कमिटी, रशीद जिन। अब देखिए कमिटीज तो हर बार आ रही है, एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब कितनी याद करेंगे, तो एटलीस्ट ये जो आज करके जा रहे हैं उनको याद रख ले। पॉपुलर जैसे मल्होत्रा कमेटी आती है इंश्योरेंस की, ठीक है, तो अब देखिए नरसिम्हन कमेटी आई है 1991, रशीद जिलानी कमेटी आई 1995, सराफ कमेटी आई 1998, पद्मनाभन कमेटी 1990, वर्मा कमेटी नहीं, तो ये तो ईयर लगाने को बोला, ठीक है एक बार हो जाएगा, तो ये पहला वाला था। अब देखो ए पहला है, तो ए वाला पहला नरसिम्हन, तो मतलब सबसे कौन सा वाला आएगा ऊपर, बड़ा वाला ना, 1991, फिर 95, 98। ओके, तो ये आपको समझ आ गया, क्रोनोलॉजिकल पढ़िए, असेंडिंग डिसेंडिंग टाइम कौन से पूछा है। ठीक है वो, अब यहाँ पर है ना आपको पता होना चाहिए नरसिम्हन कमेटी क्यों आई थी, ये तो इन्होंने मुझे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में दे दिया, बट ये सराफ कमेटी क्यों आई थी, क्या इनका डिसीजन था, या रशीद जिलानी कमेटी, तो क्या हो सकता है एक ही पेपर में इसी कमेटी से आपको 2 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हेल्प हो जाए, तो एटलीस्ट आज के लिए इतना आप पढ़ के जा सकते हैं। पुराने 5 पेपर्स पढ़िए, आपको बेसिक समझ आ जाएगा। नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड बाय इन्वेस्टर्स इज कैटेगराइज इन विच टाइप ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव बाय द सेबी। अब देखिए ये भी पहली बार क्वेश्चन आया था, मुझे भी नहीं आता है, मैं बोलूं हमने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, बट क्या होता है ना उस टाइम मैं नहीं इतना सीरियसली क्वेश्चन लेके गए, तो फिर से मेरे 2 मार्क्स का नुकसान हो रहा है, तो फिर भी आप समझिए कि इसमें ट्रिक एंड टिप्स कुछ भी नहीं लग सकती, यहाँ तो आपको आता है तो आता है। तो अब देखिए टाइप 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो क्या बोल रहे हैं, नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, जब डिविडेंड नहीं मिलता है तो वो कंप्लेंट रिसीव करती है सेबी, तो कौन सी टाइप 2 है, नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट, तो ये याद रखिए। टाइप 1 क्या है, नॉन रिसिप्ट ऑफ रिफंड ऑर्डर्स, अलॉटमेंट लेटर, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, तो जब आपका ये नॉन रिसिप्ट है तो आप टाइप 1 कंप्लेंट करोगे। आप टाइप 3 कंप्लेंट कब करोगे, जब नॉन रिसिप्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स और डिबेंचर सर्टिफिकेट्स है। टाइप 4 आप नॉन रिसिप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, राइट फॉर्म्स, बोनस शेयर्स, इंटरेस्ट, ये मैंने इंटरनेट से लिया है, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन डेप्थ से जाके क्वेश्चन पूछा गया है, पर ठीक है हर बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पॉसिबिलिटी इनमें से अगली बार टाइप 3 पूछ ले, टाइप 4, तो एटलीस्ट एक बार याद रख लिया, 1 किसके लिए, 2 किसके लिए, 3 किसके लिए, 4 किसके लिए। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है टाइप 2। चलिए,
गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। अब मैं सेशन से आप सबको पता होना चाहिए। आरटीजीएस सिस्टम इज अ फंड्स ट्रांसफर मैकेनिज्म दैट ट्रांसफर ऑफ मनी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। यस, करेक्ट है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी भी पढ़ लीजिए साथ में। एक ही ऐसा ट्रांसफर मैकेनिज्म है फंड्स का जहां पर मनी का ट्रांसफर होता है एक बैंक से दूसरे में, और वो रियल टाइम पर ही होता है, ग्रॉस बेसिस। रीजन क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो मिनिमम सीलिंग फॉर द आरटीजीएस ट्रांजेक्शन। यहाँ पर मिनिमम सीलिंग होती है कि नहीं, मैक्सिमम नहीं होती है, मिनिमम होती है 2 लाख। ठीक है, तो ए इज करेक्ट और आर इज इनकरेक्ट। और ये आरटीजीएस कौन करते हैं, हम करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आरटीजीएस पढ़ रहे हो तो साथ में एनईएफटी पढ़ लो। यहाँ पर ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दी। एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम। यहाँ पर क्या है, एनईएफटी में फंड्स आर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिक इन बैचेस, मतलब ऑन द स्पॉट नहीं होते। फंड्स आर ट्रांसफर्ड इंडिविजुअल इन रियल टाइम। यहाँ पर नियर रियल टाइम विद कंटिन्यूस बैच प्रोसेसिंग, वो बैचेस में होता है। जैसे अब मैं बोलूँ, अगर सपोज मैं बोलूँ, आप, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो सपोज आप जरा इंडिया की बात करो तो मुंबई के सारे ऑर्डर्स एक साथ बैच कर देंगे। इमीडिएट रियल टाइम सेटलमेंट है। मिनिमम ट्रांसफर, यहाँ पर नो मिनिमम लिमिट है, आप कितना अमाउंट भी कर सकते हो। यहाँ पर नो मिनिमम लिमिट है। अर्लियर 2 लाख, नाउ रिमूव, ऐसे बोल रहे हैं। आप ये वेरीफाई कर लो एक बार, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अपडेटेड लिया है तो ये क्वेश्चन के हिसाब से, बट मिनिमम लिमिट है। नो लिमिट में वेरी बाय बैंक, नो लिमिट में वे, ठीक है। और ये स्पीड, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। फुल फॉर्म से लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कब आया, कब से ये यूज, और ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये बैंकिंग रिलेटेड है, तो अगर आप ये बेसिक बैंक चाहते हो तो भी आपको पता हो। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट है, इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। यस, आप ये नो मिनिमम लिमिट वाला एक बार चेक कर लीजिए। चल, एनईएफटी हो गया, ये हो गया। तो एनईएफटी डेफर्ड नेट सेटलमेंट बैच में और रियल टाइम ऑन द स्पॉट। ये मेरा फेवरेट है। अगर आपका भी ये फेवरेट है तो इसका एक भी आंसर रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। आई प्रे अगर ये आपका फेवरेट है तो आपको 12 क्वेश्चन यही से आ जाए, 10 तो आने ही चाहिए। ठीक है, ये तो हर बार है। तो आपका देखो, मार्केटिंग में 4 पीस, प्रोडक्ट डिसीजन, प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। फिर कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स आ जाते हैं। फिर सर्विस मार्केटिंग पर क्वेश्चन आ जाता है, आजकल सर्विस क्वालिटी पूछ रहे हैं। फिर ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, ये तो देखिए आपको आना चाहिए। यहाँ पर बच्चे अक्सर कान कंफ्यूज हो जाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स मैनेज। ठीक है, ये बेसिक सिलेबस है, देखो एक बार, और हम सॉल्व करते क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग। इनका सबसे सिंपल क्वेश्चन है मार्केटिंग का। तो सबसे पहले देखो, अगर ऑप्शंस में जाते हो ना, देखो उन्होंने सब में सी दिया है। जब ऐसे लगता है ना सब में सी दिया, तो सी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये स्ट्रेटेजी लगाओ। ओके, आ रहा है तो वो आपको पता है। तो सबसे पहले आप नीड रिकॉग्निशन करते हो, सी। अब देखो इसमें ना सब में अलग दिया, सी के बाद किसी में बी दिया है, मतलब 4 तो एलिमिनेट हो गया, बी दिया, ए। अब क्या देखते हैं, पहले आप नीड रिकॉग्निशन देखोगे, फिर है ना डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। आपको पता लग गया आपको क्या चाहिए, मोबाइल। फिर आप देखोगे आपका डेवलपमेंट डिसीजन क्राइटेरिया, कि सपोज आप बजट डिसाइड कर लो कि मैं इतने बजट में। तो नीड रिकॉग्निशन के बाद सी के बाद ई आना चाहिए, तो सी के बाद ई कौन सा आ रहा है, स्टेप 3, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। फिर आप क्या देखोगे, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढोगे, फिर आप इवेल्युएशन करोगे कौन सा अच्छा है, और फाइनली आप डिसीजन लोगे। देखो उन्होंने सब में डी में एंड में, तो यहाँ होता है एकदम टफ कर देना क्वेश्चन को। बट अगर आपको इसका मतलब पता था, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया और नीड रिकॉग्निशन पहला, तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। अब ये पैसेज, एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है ना, पैसेज वाले क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना, तो ये ना कभी कभी बिना पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट पहले एक बार पढ़ लीजिए। और जैसे मैं ना पेपर 1 में जब करवाती हूँ बच्चों को क्वेश्चंस, मतलब कैंडिडेट्स को, तो मैं बोलती हूँ कि कभी कभी आप पहले पैसेज पढ़ सकते हो, फिर आप जा सकते हो क्वेश्चंस पर, या क्वेश्चंस पढ़ लो फिर पैसेज पर जाओ। ठीक है, बट इसके ना बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। कभी मार्केटिंग पर आ जाएगा, कभी ओबी पर आ जाएगा। और अगर बहुत सालों बाद नेट दे रहे हो तो 2019 ऑनवर्ड्स इन्होंने पैसेज बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। ठीक है, कभी आपको फोटोकॉपी मशीन पर भी आ सकता है, एफएमसीजी गुड्स पर क्वेश्चन बन जा देंगे, कभी ओबी पर आ जाएगा, कभी आपको इंटरनेशनल बिजनेस पर दे देंगे। तो ये अपनी कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पढ़े ना, तो मुझे पैसेज पढ़ के भी कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती। बट लेट्स रीड। इको फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप इन इंडिया, तो ये हाईलाइट होना चाहिए दिमाग में। प्रोड्यूसेस इको फ्रेंडली होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स सच एज लिक्विड डिटर्जेंट्स, फ्लोर क्लीनर्स एंड डिश वॉशिंग। द कंपनी फॉलोज अ ग्रीन मार्केटिंग अप्रोच, तो पता लग गया ग्रीन मार्केटिंग पर क्वेश्चन है। एंड हाईलाइट्स इट प्रोडक्ट्स एज बायोडिग्रेडेबल, सेफ एंड अफोर्डेबल, तो 3 कैटेगरीज है। टू रीच इट्स कस्टमर्स, इको फ्रेश सेल्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो कौन से प्लेटफॉर्म से सेल करो, ऑनलाइन, रिटेल स्टोर, डायरेक्ट सेल। द फर्म हैज डिजाइंड इट्स मार्केटिंग मिक्स केयरफुली, मार्केटिंग मिक्स आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्राइसिंग इज स्लाइटली अबव कॉम्पिटिटर्स ड्यू टू इट्स इको फ्रेंडली पोजिशनिंग, बट प्रमोशंस इंक्लूड, प्राइसिंग महंगी कह रहे क्योंकि वो इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली। प्रमोशन में इंक्लूड होता है डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड डिस्काउंट ऑन बल्क परचेजेस। फिर रिसेंटली इको फ्रेंच लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, अ हर्बल एयर फ्रेशनर। ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंट्रोडक्शन स्टेज द फर्म इन्वेस्टेड हैविली, तो इन्होंने एयर फ्रेशनर लगाया और उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के इंट्रोडक्शन स्टेज में ही फर्म ने बहुत खर्चा कर गया उसकी प्रमोशन और अवेयरनेस पर, मतलब एडवर्टीजमेंट पर, अवेयरनेस पर।
द कंपनी ऑल्सो एंगेजेस इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो सीआरएम भी करे बाय ऑफरिंग उनको लॉयल्टी पॉइंट्स भी दे रहे हैं और पर्सनल रिकमेंडेशन टू रिपीट बायर्स भी कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ आ गया ये 4 P's पर है। तो अब पढ़ते क्वेश्चन को, एक बार हो गया पढ़ के, आप पॉज लेके पढ़ सकते हो। सिंपल था ये, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। इको फ्रेश यूज ऑफ डिजिटल कैंपेन सोशल मीडिया एंड डिस्काउंट रिफ्लेक्ट डिसीजन टू। अब ये तो कॉमन सेंस है ना, मैं नहीं पढ़ती। वो प्रमोशन की बात करें ना, तो करेक्ट आंसर प्रमोशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग चेन, प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट मिक्स मतलब आप प्रोडक्ट डिसीजन ले रहे हो, प्राइसिंग पॉलिसी आपका प्राइस के ऊपर है, तो यहाँ पर तो एडवर्टीजमेंट की कैंपेन सोशल मीडिया डिस्काउंट की बात हो रही है, तो प्रमोशन मिक्स। इको फ्रीज यूज ऑफ डिजिटल कैंपेन्स बोला तो कैंपेन्स ही राइट था, तो प्रमोशन मिक्स। ओके, अब आप सोचो कि सोशल मीडिया डिस्काउंट ये प्राइसिंग पर आ जाएगा, तो गलत है, कैंपेन्स बोल रहे हैं ना। ठीक है, चलो। इको फ्रेंड्स एम्फसाइज ऑन बायोडिग्रेडेबल सेफ प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट्स व्हिच मार्केटिंग अप्रोच, प्रोडक्शन अप्रोच, सेलिंग अप्रोच, सोसाइटल प्रोडक्ट अप्रोच। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सोसाइटी, क्योंकि हम सोसाइटी के बारे में सोच। प्रोडक्शन अप्रोच किस पर सोचता था, मास कंजम्पशन पर। सेलिंग अप्रोच एग्रेसिव था, सेल्स, नो कस्टमर मतलब सेटिस्फेक्शन, कुछ सोचते ही नहीं थे। प्रोडक्ट अप्रोच में क्या था, आपको आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते थे, तो इसमें मार्केटिंग मायोपिया, थियोडर लेविट का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 3। By selling through online platforms, retail stores and direct sale agents, EcoFresh is focusing on pricing strategies, promotional mix, service marketing, multi-channel. ऑनलाइन भी बेच रहे, ऑफलाइन भी बेच रहे, डायरेक्टली बेच रहे, हर तरह की मार्केटिंग कर रहे, तो ये क्या है, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। The launch of Herbal Aid Freshener during its introduction stage of the product life cycle primarily requires heavy investment in promotion and awareness building activity. It will lead in short term. अब ये क्या बोलता है, आपने इतना सारा खर्चा कर दिया स्टार्ट में, तो आपको लो नेगेटिव प्रॉफिट आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने है ना लैंग्वेज देखो कैसे लिखी, हैवी इन्वेस्टमेंट इन प्रमोशन, इट विल लीड टू इन शॉर्ट रन क्या हो जाएगा, लो और नेगेटिव प्रॉफिट। ये तो आप सोच के भी फाइंड आउट कर सकते। हाई रेवेन्यू तो आएगा ही नहीं, तो 2 ऑप्शंस नहीं आएंगे, हाई प्रॉफिट भी नहीं आएगा, तो एक ही बचता है। बहुत ही इजी पैसेज था। द यूज ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स, ये लास्ट लाइन में था एग्जांपल ऑफ सेल्स प्रमोशन। जब आप लॉयल्टी पॉइंट्स लोगों को इंकरेज करो सेल्स, वो एडवर्टाइजिंग नहीं, लॉयल्टी पॉइंट्स नहीं, आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हो तो आपको मिल रहा है, तो वो आपका क्या है, लॉयल्टी। तो यहाँ पर सेल्स प्रमोशन। ओके, स्पॉन्सरशिप क्या होती है आपको पता होना चाहिए, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग कौन सा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारे एलिमेंट्स है हमारे। ओके, तो देखो बिना पैसेज पढ़े भी आ सकता था, बट माय एडवाइस इज रीड द पैसेज वंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, द स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी इज एडॉप्टेड वेयर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आर नॉट। यस, स्कीमिंग मतलब स्कीम द क्रीम, एकदम हायर इनकम ग्रुप आप उनको इज एडॉप्टेड। कब स्कीमिंग प्राइस हम यूज करते हैं, जब प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल मार्केट में नहीं है, तो यस दिस इज करेक्ट। बी क्या बोल रहा है रीजनिंग, दिस पॉलिसी रिक्वायर्स फिक्सिंग लोअर इनिशियल प्राइस। अगर आपको स्कीमिंग पता है, स्कीमिंग में हायर प्राइस होता है, तो जैसे ये लोअर वर्ड आ गया मतलब आपका आर इनकरेक्ट है। ठीक है, बट स्कीमिंग में हमारा हायर प्राइस है और आपको पता होना चाहिए लोअर होता है पेनिट्रेशन में, तो स्कीमिंग और पेनिट्रेशन। दिस पॉलिसी रिक्वायर्स फिक्सिंग अ लोअर इनिशियल प्राइस, रॉन्ग। डिजाइन टू पेनिट्रेट द मार्केट, रॉन्ग, वो पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी है एज क्विकली एज पॉसिबल एंड इज इंटेंडेड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो दिस इज इनकरेक्ट। ए इज करेक्ट, ऊपर पेनिट्रेशन की बात थी और नीचे तो जस्टिफाई हो रहा था, तो ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। दोनों को पढ़ के जाइए। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज मैंने सारी दे दी, एक बार पढ़ लीजिए। जैसे फास्ट फूड मील कॉम्बोज बंडल प्राइसिंग है, डायनेमिक प्राइसिंग है, जैसे एग्जांपल मैं बोलूं ओला उबर, जैसे अभी बीएसटी बस की स्ट्राइक थी तो ओला और उबर वाले तो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे। प्रीमियम प्राइसिंग कब है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा, मतलब 4 पीस पर हर बार क्वेश्चन आना है, क्योंकि वो सिलेबस ही है ना, तो इसको आप देख लीजिए एक बार, हो जाएगा कल आप सबका प्रिपरेशन, डोंट वरी। मैं बोलती हूँ लास्ट मिनट पर कुछ नया नहीं पढ़िए, आपके पास नहीं टाइम है तो मेरी वीडियो भी मत देखिए भले, बट यस जब आपको टाइम मिले पढ़ के जाइए। और अगर आप अभी 1 घंटा 2 घंटे निकाल सकते हो तो प्लीज देख के जाइए, क्योंकि कभी कभी है ना बोल के सुनने से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिथ्स अबाउट रूरल। मिथ मतलब हम सोचते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑल विलेजेस आर इक्वली पॉपुलेटेड, रूरल कंज्यूमर्स आर हेट्रोजेनियस लॉट। हेट्रोजेनियस मतलब अलग अलग, कोई होमोजेनियस क्राउड नहीं है। बिन इलिटरेट रूरल कंज्यूमर इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट, ये तो गलत ही है। तो ये भी गलत है, और रूरल मार्केट ज्यादा कंज्यूमर ऐसा भी कुछ नहीं। तो देखिए अब आपको जो ऐसी जब स्टेटमेंट बेस्ड आती है ना, तो ये आप पूछ रहे मिथ्स, तो जो मिथ नहीं है ना वो पहले आप सेलेक्ट कर लो, या जो मिथ है। ऑल विलेजेस आर इक्वली पॉपुलेटेड, ऐसा है क्या, नहीं, तो ये मिथ है ना, ए, तो ए आंसर में आना चाहिए। रूरल कंज्यूमर्स आर हेट्रोजेनियस लॉट, ये होता है, तो बी नहीं आना चाहिए, तो देखो बी आंसर में नहीं आना चाहिए, बी, तो ऑप्शन 1 डिलीट, ऑप्शन 4 डिलीट।
ठीक है, बिन इलिटरेट रूरल, ये मिथ है, तो ए और सी आंसर में आना चाहिए, तो ये मुझे लग रहा है। ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट्स विल सेल इन इंडिया, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी मिथ है। रूरल मार्केट ज्यादा कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 राइट, ठीक है, जो मैंने बताया। श्योर है ना हम ए सी और डी के बारे? और मैंने आपको बताया बी नहीं आंसर में आना चाहिए, तो अगर आप ई के बारे सोच रहे हो तो यहाँ पर है, तो इसमें बी था, तो ये आंसर बनेगा ही नहीं। और अगर आप ये सोच रहे थे इसके बारे ई इसमें, तो ए तो आंसर में आना ही चाहिए था, जो इसमें था ही नहीं। तो ऐसे कंफ्यूजन हो तो ऐसे चेक कर लीजिए, नहीं तो ऐसे इजी आंसर्स भी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए, हाँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाईएस्ट रीच, मोस्ट परsuasive, इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल्स, नो कॉस्ट इन्वॉल्व। नो कॉस्ट इन्वॉल्व मतलब फ्री, तो डी एन पब्लिसिटी, तो डी एन वन किस में मैच हो रहा है? एक ही में। करेक्ट आंसर मिल गया तुरंत, यहाँ पर कोई ऑप्शन में उन्होंने मैं, तो ए एन टू हाईएस्ट रीच होती है हमेशा एडवर्टाइजिंग की, क्योंकि मास अपील है। बी और थ्री मोस्ट परsuasive हमेशा क्या होती है? याद रखिए, पर्सनल सेलिंग, आपको सेल्समैन घर आके कन्विंस कर सकता है 1 to 1। इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल्स हमेशा सेल्स प्रमोशन से होता है, आपने शैम्पू के साथ एक काजल फ्री कर दिया, लोग तुरंत आ जाएंगे। और फिर आपके पास नो कॉस्ट इन्वॉल्व आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर? डीएन वन जो मैंने, और ठीक है, ये एलिमेंट्स है, प्रमोशन आपको पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन है। चल, ये एक बार आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट हो तो करेक्ट आंसर आप मुझे दे सकते हैं। फटाफट करते हैं, कल आपको एग्जाम है। द मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस द कस्टमर एक्सपेक्ट्स रिप्रेजेंट द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मिनिमम लेवल हम एक्सपेक्ट करते हैं, 5 स्टार से जा रहे हो, 5 स्टार वाली मिनिमम एक्सपेक्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि आप टपरी पर चाय पी रहे हो, तो आप उससे उम्मीद अलग रखोगे, ठीक है। तो ये तो सब उम्मीद की बातें। तो यस, ए इज करेक्ट। रीजन बोल रहे थे, द गैप बिटवीन द डिजायर्ड एंड एडिक्वेट सर्विस हैज बीन कॉल्ड एज अ जोन ऑफ इंटॉलरेंस, रॉन्ग, इसको बोलते हैं जोन ऑफ टॉलरेंस। तो इतने छोटे से वर्ड से आपका आंसर रॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए इज करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट। मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस द कस्टमर एक्सपेक्ट रिप्रेजेंट द थ्रेशोल्ड, मतलब एकदम मिनिमम, यस। रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटॉलरेंस, टॉलरेंस होता तो अलग बात है, तो ये देख लीजिए। मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस का कस्टमर एक्सपेक्ट्स इज कॉल्ड एडिक्वेट सर्विस, इट रिप्रेजेंट द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस बिलो विच द कस्टमर बिकम्स डिससेटिस्फाइड। इनकरेक्ट, ठीक है, सॉरी, वो करेक्ट है रीजन के बारे। द गैप बिटवीन डिजायर्ड सर्विस एंड एडिक्वेट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉट द जोन ऑफ इंटॉलरेंस। जोन ऑफ टॉलरेंस आप पढ़ सकते हो, सर्विस क्वालिटी पढ़ के जाइए। आजकल वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं गैप्स, ठीक है, कब उसके बहुत सारे गैप्स है, तो आप सर्विस क्वालिटी देखोगे वो क्वेश्चन भी आता है। कौन सा गैप है? वो कम्युनिकेशन गैप है, वो डिलीवरी गैप है, वो आप सीक्वेंस भी पढ़ के जाओ, सीक्वेंस अरेंजमेंट भी आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखो, एक्चुअल वेटिंग टाइम आपका 3 मिनट था। अ, अगर उन्होंने बोला हम 15 मिनट में आ रहे हैं, तो 3 मिनट में आ जाएगा तो आप एकदम डिलाइट हो जाओगे, 10 मिनट्स में आएगा सेटिस्फाइड, बट 15 मिनट के ऊपर चले गए तो 20 मिनट तो डिससेटिस्फाइड, जोन ऑफ इंटॉलरेंस। जोन ऑफ इंटॉलरेंस, बट यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने? जोन ऑफ टॉलरेंस, जोन ऑफ इंटॉलरेंस, ये एक्सप्लेनेशन जोन ऑफ टॉलरेंस, ठीक है, तो ये रहा। चलिए, under which of the following a firm well publicized changes in price and price changes are generally followed by the rival firms? Rival firms ही hint थी। This kind of price leadership may not necessarily come from largest firm of the industry। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन करती हूँ मैं। देखो, बायोमेट्रिक, इसका करेक्ट आंसर बैरोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फॉर्म, प्राइस डोमिनेट पढ़ते। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लूं। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप का एग्जिस्ट करता है वेयर वन फर्म इन एन इंडस्ट्री इज रिकॉग्नाइज्ड, मतलब एक डोमिनेंट है और उसका सुपीरियर मार्किंग जजमेंट है और फोरकास्टिंग एबिलिटी। दिस फर्म अनाउंसेस, वो प्राइस चेंज अनाउंस करती है और सब दूसरे उसको फॉलो करते हैं। द लीडर नीड नॉट बी द लार्जेस्ट फर्म, यहाँ पर लार्जेस्ट फर्म जरूरी नहीं है, लीडर है। द लीडर इज कंसिडर्ड एज बैरोमीटर, वो बैरोमीटर, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया की हेल्थ बैरोमीटर कैसे चेक करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहाँ पर ये बैरोमीटर है, मतलब ये जो कर रहा है ना सब वो कर रहे हैं। तो राइवल फर्म्स फॉलो इट्स प्राइस चेंज बिकॉज दे ट्रस्ट इज असेसमेंट, वो करेक्ट है, वो उनके पास बहुत नॉलेज है, वो सही करते हैं। जैसे होता है ना, कोई एक्सपर्ट है तो उसी की बात सब सुन लेंगे, तो यस। ये ना ओलिगोपोली मार्केट्स में होता है। और क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या पूछा? दिस काइंड ऑफ प्राइस लीडरशिप में नॉट नेसेसरी कम फ्रॉम लार्जेस्ट फर्म, ये हिंट था ये आंसर के लिए, ठीक है। अब ये बायोमेट्रिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म मतलब फर्म विद द लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट सेट्स द प्राइस बिकॉज इट कैन प्रॉफिटेबली ऑपरेट एट लोअर प्राइसेस। द फोकस इज ऑन कॉस्ट एडवांटेज नॉट मार्केट फोरकास्टिंग, जो पहली लाइन में दी है। और प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म, द लार्जेस्ट और डोमिनेंट फर्म सेट इट्स प्राइस एंड स्मॉलर फर्म्स फॉलो। द क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट द लीडर में नॉट बी द लार्जेस्ट फर्म। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनता है बैरोमेट्रिक, क्योंकि पहली लाइन ना फर्म वेल पब्लिसाइड, वो डोमिनेंट नहीं है, वो लीडर नहीं है, बट वो क्यों कर रही है? क्योंकि ये देखो यहाँ लिखा है नॉट कम फ्रॉम द लार्ज, तो करेक्ट आंसर है बैरोमेट्रिक। ओके, इसको आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। बस फिर 2 यूनिट रह गए, फिर आप देख लीजिए वीडियो।
हिंट था वो लाइन में, यस। चलिए, आर इन द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, ये अगर आपने कभी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें ही आता है। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें उन्होंने अरेंज करने को बोला, सीक्वेंस मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं लिखा है, मतलब पहले स्टेप से लास्ट। तो देखिए अब अगर मैं कॉमन सेंस लगाती हूँ तो डी वाला, सबसे पहले आप प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, कस्टमर बनने से पहले वो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग डी सबसे पहले आता है। फिर आप उनको प्री अप्रोच करते हो, फिर आप उनको अप्रोच करते हो, फिर आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, और फाइनली ई में आपको हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। तो देखो दो में ई था और दो में बी। प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ही हैंडलिंग, वो बोलेगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो आपने प्रेजेंटेशन किया तो डी ए सी बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग का मतलब पता था तो आपका आंसर बन जाता। 2 सेकंड में, 1 सेकंड में आंसर आया, वही टाइम दूसरे पर लगाइए। चलो, ये ना एकदम है ना ऐसा सिलेबस है जो मैं बोलूँ सब कुछ कवर कर रहा है। ये 2019 में ऐड किया था, जब मैंने क्वालिफाई किया था तब ये मॉड्यूल ही नहीं था, बट अब मुझे लगता है बहुत ही प्यारा मॉड्यूल है। ठीक है, वो पढ़ाते हैं जब तो अलग बात है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर बार आ रहा है, तो यहाँ से एक आंसर आपका पक्का है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी एक पक्का है, कभी बेलमेंट आ रहा है, कभी इंडेमनिटी आ रहा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से भी एक क्वेश्चन पक्का है, ये देखो कैविएट एम्प्टर, सेल एंड अग्रीमेंट ये आ रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में तो कभी कभी दो दो क्वेश्चन भी आ रहे हैं, राइट फ्रॉम असेंड, ये तो डिफरेंस उनका, या फिर मैं बोलूँ आपको एक्ट सिंपल या कौन सा इसमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कंपनीज एक्ट से भी आपको आ रहा है, ये तो मैं बोलती हूँ कॉमर्स का बेस है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, डायरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, साइन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। कंपटीशन एक्ट, यस, ईयर से लेके क्या अलाउ है क्या नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ जाएगा, साइबर के ऊपर कुछ। आरटीआई एक्ट भी क्वेश्चन हर बार आ रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, पेटेंट्स जैसे कितने ईयर्स के लिए अवेलेबल है, या पेटेंट नॉवल होगा तो उसमें क्या कंडीशन है, कॉपीराइट्स एक्ट से लेके ईयर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑब्जेक्टिव्स, ये इस बार आया था कि ये अभी क्वेश्चन देखेंगे। अभी प्रेजेंट कौन सा चल रहा है, जीएसटी का स्लैब, ठीक है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब सबसे, अब आपको मैंने बताया है बड़े से छोटे पर नहीं जाना है, छोटे से बड़े पर। आरटीआई, कॉम्पिटिशन एक्ट, इन्फॉर्मेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंडियन। तुरंत लर्न कीजिए आरटीआई का ईयर, कॉम्पिटिशन एक्ट तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो आप सिलेबस पढ़ते हो उसमें लिखा होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 1881 है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। अरेंज करना था तो सबसे छोट पहले जो आया वो आएगा, फिर पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सबसे पहले, तो अगर आपको इतना ही पता था यहाँ पर ई के बाद डी, तो ये देखो दो ऑप्शन थे, 1 और 4, फिर या। ठीक है, अब याद रखिए आपको नया पता होना चाहिए, तो सबको पता होना चाहिए ना कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले आया क्या, तो वह एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए, ओके, अब ये देखिए और डिफिकल्ट कर दीजिए, इसमें डेट्स डाल दो। आरटीआई, एक डेट पर डिसीजन लिया गया था, अगले डेट पर बना, एक पर इंप्लीमेंट हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के पूछ लेंगे, 5-6 दे देंगे आपको, बोलेगे बताओ इसमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। साइबर सिक्योरिटी कोई पनिशमेंट दे देंगे, पेनल्टी वाला क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो उनका फेवरेट है। चल, ये मैंने कुछ दे दिया जो आप 2-3 बार पढ़ लीजिए तो आपको बहुत बार आ जाता है। कंपनीज एक्ट अब 2013 है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पता होना चाहिए। सेबी, सेबी एक्ट, ठीक है। अब देखिए ये थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे इन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये ना बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा, 1872 के सेक्शंस को अरेंज करना है। अब देखिए, अब मुझे याद है तो मैं करूंगी, नहीं तो मेरा है ना क्या सजेशन है, ऐसे क्वेश्चंस को आप तीर तुक्के से ही कर पाओगे, अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो क्या होता है ना, जब आप प्रिपरेशन करो कितना ही पढ़ लोगे, तो ऐसे ही चीजों को आप, मैं बोलती हूँ जाने दो, अगर 2 मार्क्स जा रहे, बट जो पॉसिबल थे जिसमें हम दिमाग लगा सकते थे या फिर कॉमन सेंस लगा सकते थे, ऐसे आंसर ढूंढ सकते थे, ठीक है, तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मेरी तरह भी मैं भी नहीं सॉल्व कर पाऊंगी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1, ये मैंने लिख दिया, आप पढ़ सकते हो। इतना इन डेप्थ स्पेशली आज जब कल एग्जाम है ये मत करो, ओके। चलिए, अ जेंटलमैन डाइड लिविंग अ यंग विडो, एक जेंटलमैन की डेथ हो गई और उसकी वाइफ है, ठीक है, अब वो विडो हो गई। तो रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो गई, उसको डराते हैं, थ्रेटन द विडो टू अडॉप्ट अ बॉय, उसको बोलते हैं, उसको डरा धमका के बोलते हैं एक बच्चा अडॉप्ट कर ले। अदरवाइज दे वुड नॉट अलाउ हर टू रिमूव द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड फॉर क्रीमेशन। कह रहे अगर तुमने लड़का अडॉप्ट नहीं किया तो हम आपको पति को जलाने नहीं देंगे, मतलब दफनाने या जलाने नहीं। विडो अडॉप्टेड द बॉय, तो विडो ने अडॉप्ट कर लिया बॉय, मतलब उसको डरा धमका के किया गया, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए। अब क्या बोल रहे थे, विडो सब्सिक्वेंटली कैंसिल द अडॉप्शन, हो गया सब कुछ, क्रिमेशन के बाद उसने वो अडॉप्शन को कैंसिल कर दिया। द कोर्ट हेल्ड हर कंसेंट वाज नॉट, तो कोर्ट ने क्या बोला, उसकी कंसेंट जबरदस्ती ली दी थी, वॉज नॉट फ्री,
ड्यू टू कोएशन, क्योंकि उसको डरा के लिया गया था। ठीक है, तो अगर आपको याद है अपने एलिमेंट्स पढ़े होगे ना, तो कभी भी वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि उसने क्यों कैंसिल किया एडॉप्शन, क्योंकि उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ती हूँ मैं, एक्सप्लेन कर दूं। देखो कभी कभी क्वेश्चन देख के लगते क्या ही पूछ रहे, बट समझो कितना इजी था। A widow was compelled by her husband relatives to adopt a boy with the threat that otherwise they would not allow her to perform the last rites of her deceased husband due to this pressure she had. ये simple language. Correct. The widow later cancelled the adoption and the court held that her consent was not free because it was obtained through coercion, मतलब force. So this is also correct. The reason states that legal consequence of the adoption. The court held it invalid because consent. तो कोर्ट ने इनवैलिड क्यों बताया, क्योंकि वो फोर्सफुली था। और आप एलिमेंट्स पढ़ोगे तो इट शुड बी फ्री। तो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिंसिपल कौन सा है, कंसेंट obtained by coercion is not free. Consent courts have applied this principle in adoption cases as well, holding that an adoption made under threats or undue pressure can be declared invalid. तो void, लीगल, इलीगल एलिमेंट से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉइड, वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए अब ये फेवरेट क्वेश्चन है इनका, मतलब ऐसे तो आते ही रहते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, ये अभी हमने इनको बताया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आता है, लेट द बायर बी बिवेयर। बेलमेंट एंड प्लेज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और डीपीआईएन क्या है, ये आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो ढूंढ लो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्ट डायरेक्टर का। यस, ठीक है, फोर करेक्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, लेट द बायर बिवेयर, सॉरी डॉक्ट्राइन ऑफ कैबिट, हाँ मैंने राइट बोला। सेल्स ऑफ गुड एक्ट, यस। A3 B1 बेलमेंट एंड प्लेज स्पेशल है। देखो ये सिलेबस में ही था, कभी कभी ना सिर्फ सिलेबस को याद रखे, देखो आंसर बन गया। स्पेशल में उन्होंने लिखा है इंडेमनिटी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, तो यहीं से आंसर बन गया। ये देखो ईयर 1872 इधर ही लिखा है, तो यहीं से आंसर बन गया। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट इधर ही लिखा है, यहीं से आंसर। तो देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ऐसे पढ़िए कि आपको कितना ईजी था ये ढूंढना। ओके, चल ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप पढ़ सकते हो। बायर भी, सेलर बीवेयर भी आता है। पेलमेंट एंड प्लेज, पेलमेंट मीन्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन। दो पार्टीज होते हैं, एक बेलर और बेली। तो जो डिलीवरी कर रहा है उसको बेलर बोलते हैं, जो रिसीव करेगा उसको बेली बोलते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द गुड्स विल बी रिटर्न। पर्पस फिल हो जाएगा तो आप गुड्स वापस बेलर को दे दोगे। आप ड्राई क्लीनर को दे रहे हो कपड़े, तो आपके ही कपड़े ना आपको वापस आने चाहिए। प्लेज इज अ, तो इसको बोलते हैं बेल। ठीक है, बेलमेंट। प्लेज क्या है, प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट। तो प्लेज भी एक तरह का बेलमेंट है, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉफिट। पता है, गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं किसी चीज की सिक्योरिटी के लिए, और अगर आपको रीपेमेंट करना था उनका डेट और आपने प्रॉमिस किया था। तो एग्जांपल, यू कीपिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स विद बैंक एज अ सिक्योरिटी फॉर, आपने बैंक के पास रखा है। ठीक है, तो बेलमेंट एंड प्लेज आर कवर्ड अंडर द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज ये क्वेश्चन आया, कल और कुछ आ जाएगा, मीनिंग आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, असर्शन रीजनिंग आ जाएगी। बेलमेंट में प्लेज के बारे देंगे, प्लेज में बेलमेंट के बारे देंगे, कहीं पर नोट लगा देंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब पर्सन हु एक्वायर्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन वैल्यू बिफोर इट्स मैच्योरिटी इन गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ एनी डिफेक्ट इन टाइटल। टाइटल मतलब ओनरशिप। एग्जांपल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। एग्जांपल, ए रिसीव्स अ चेक फ्रॉम बी इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू बिफोर द ड्यू डेट। ए को चेक मिला बी से गुड फेथ में, मतलब कोई चीटिंग नहीं है, ड्यू डेट से पहले। Even if there was a problem in earlier transaction, A may enjoy specialized as holder in due course. It is related to negotiable instruments. ठीक है, for consideration before its maturity in good faith, ये उसकी तीन कंडीशंस है। फिर डीपीआईएन का फुल फॉर्म डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन, अभी आप ये पढ़ रहे हो सकते हैं कल ये फुल फॉर्म ही आ जाए। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर allotted to designated partner of a limited liability partnership, identifies your designated partners, facilitates legal compliance, and it is associated limited liability partnership act। क्या डिफरेंस है दोनों में, तीनों में, कंपनीज में, प्राइवेट, ये सब आपको पढ़ा होना चाहिए। व्हाट आर द जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल, ये मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये सब आपको पता और ये अपडेटेड वाला पढ़ के चाहिए। ठीक है, 0%, ये अगर आप चेक कर लो एक बार अपडेट कुछ हुआ है तो। और उन्होंने स्पेसिफिकली डेट दी है। ठीक है, तो अभी जून है ना, तो आप तब तक का पढ़ के जाइए। चल, ये अभी आ गया हमारा पैसेज बेस्ड। दो पैसेजेस आ रहे हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अगर ये आपको इजी लग रहा है ना पैसेज, तो तुरंत सॉल्व कर लो। अगर आपको लगता है सपोज अकाउंट्स का, अगर मुझे अकाउंट्स मेरा कमजोर है तो भले बाद में आओ, मार्क फॉर रिव्यू करके बाद। गलती से कोई क्वेश्चन को ऐसे मत रख दीजिए, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर। एन एप्लीकेशन वाज सेंट टू रजिस्टर ऑफ कंपनीज टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक एप्लीकेशन भेजी गई थी रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, क्योंकि हमको सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन कब भेजा गया था, 30 जून।
वन ऑफ द प्रमोटर्स, अब इसमें से एक प्रमोटर्स है, उन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट किया और शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन 28 जून। तो 30 जून को क्या गया है सर्टिफिकेट, उसके पहले एक ने अलॉटमेंट कर दिया 28 जून को। ही ऑल्सो मेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सर्टन मशीनरी फ्रॉम पूजा, उसी दिन उसने एक ऑर्डर कर दिया, एक मशीनरी पूजा से खरीद रहे, बाय रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी ऑन 20 जून। तो इनकॉर्पोरेशन वाली डेट 30, अलॉटमेंट कब की 28, और एजेंट ऑफ द कंपनी 20 जून। राज ऑल्सो साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राज कौन है, ये प्रमोटर्स है, ठीक है। Memorandum of Association of the company on behalf of all 7 members to obtain the certificate of incorporation. In spite of all this, certificate of incorporation was issued in respect of ABC company but wrongly dated on print. Issue हुआ but वो wrong date हो गई. After some time, it also found that 2 of the members out of 7 members named in MOA, MOA मतलब were minors. अब उसमें से पता लगा दो बच्चे, उसमें 2 members minor है. He also entered into a contract after the incorporation of company to buy a building from Prakash for rupees, but before obtaining the certificate of commencement of business. ठीक है, चल पढ़ लिया. The certificate of incorporation of ABC is void as it is obtained by forged document, void as it is including minor, valid even if irregular, cannot be cancelled, and valid but from 30th June and not from 25th June. ये देखिए, अब आपको पता है void का मतलब पता होना चाहिए और valid, नहीं तो आप आंसर नहीं ढूंढ पाओगे. ये पैसेज से समझ आ रहा है हमको. void मतलब क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले दिन से ही रॉन्ग था, ठीक है. आप कोई स्मगलिंग कर रहे हो, स्मगलिंग तो इलीगल है, तो पहले दिन से आपने वो किया, आप बाद में बोलोगे इसके ऊपर केस करें, नहीं, वो पहले दिन से आपका रॉन्ग था, आपको पता होना चाहिए वो इलीगल एक्टिविटी है. और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो सारे एलिमेंट्स फॉलो करते हैं. एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटिटेंट पार्टीज, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है. तो अब ये क्या बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एबीसी. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका वैलिड इवन इफ इरेगुलर कैन नॉट बी कैंसिल. ओके, ये उसके रूल्स में. नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ बिल्डिंग फ्रॉम प्रकाश फॉर दिस अमाउंट इस विल बी कॉल्ड, उसको बोला जाएगा प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट. क्यों, क्योंकि वहां पर डेट दी हुई है. लास्ट लाइन पढ़िए. He also entered into a contract after the incorporation of company to buy a building from Prakash, but before obtaining the certificate of commencement. तो इसको बोलते हैं commencement के पहले provisional. तो ऑप्शन नंबर 2. The contract made with Pooja on 20 June 24 will be called pre-incorporation provisional preliminary standard. तो पूजा के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन. तो क्योंकि डेट्स देख लीजिए, 30 जून को दिया है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट हुई है 20 जून, और ये 20 जून, तो ये पहले हो गया ना इनकॉर्पोरेशन के पहले, तो प्री इनकॉर्पोरेशन. The contract made with Pooja is pre-incorporation. Which of the following is correct? Pooja can claim payment of machinery from the company as Raj acted on behalf of the company. Pooja can claim the payment from Raj, who will be personally liable as she is considered it is a provisional contract. Raj will be personally liable as for all in pre-incorporation contract promoters. Yes, ये correct है. ये आपको पता होना चाहिए. और Raj will not be liable as the machinery was used by the company, not for Raj but its person. तो third is correct. Raj will be personally liable फॉर ऑल प्री इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर्स आर पर्स, क्योंकि प्रमोटर्स है, इसके ऊपर राज के नाम पर प्रमोटर लिखा था, डेट्स दी थी, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते. इसके लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है. जैसे अगर आपको मार्केटिंग इसलिए पता था क्योंकि नॉलेज थी, तो यहाँ पर भी आपकी नॉलेज होनी जरूरी है. द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाज चैलेंज एट वाज डन बिफोर सेंडिंग द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार. तो यहाँ पर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज वॉइड एज द सर्टिफिकेट, वॉइड मतलब पहले दिन से नल एंड वॉइड. द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज वैलिड एज इज मेड आफ्टर द सर्टिफिकेट, यहाँ करेक्ट आंसर है. Allotment of shares is void as application to obtain certificate was sent on 30th June, and the allotment of shares is void as the certificate was obtained by forged. ऐसा नहीं है, allotment of share valid है क्योंकि it was made after obtaining the certificate of, देखो, allotment of shares, ठीक है. चल, क्या होता है ना, कभी कभी पैसेज में नहीं समझ आ रहा तो आपकी ज्यादा से ज्यादा कितना ही रॉन्ग जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर है. ओके, चलो चलो, कमिंग टू द लास्ट यूनिट, यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स. ये जनरल नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड है, मतलब मैं हमेशा हर बार हर सेशन में बोलती हूँ. 2016 में जब मैं क्वालिफाई हुई थी ना, तो ऐसा था कि मैं न्यूज़पेपर और
मतलब मेरी हैबिट है और मैं ये देख के गई थी बजट, तो मेरे आंसर्स बहुत सारे राइट थे, जरूरी नहीं बुक से आते। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें इनकम टैक्स के बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस पर आते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम्स पर क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, क्लबिंग ऑफ इनकम पर आता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन पर भी एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग पर भी एक क्वेश्चन आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में ये तो बहुत ईजी है, टैक्स अवॉइडेंस मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियोस में, टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंसिडरेशन, मेक और ओन और लीज, ठीक है, डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, टीडीएस, एडवांस पेमेंट, ई फाइलिंग आता है, फॉर्म्स पर आ रहा है, सरल फॉर्म, ये तो ठीक है, पढ़ के जाइए, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया होगा अपने प्रीवियस वीडियो में, तो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन से पहले मेरी सजेशन, आप टैक्स इवेजन पढ़ लो, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग। एक बार एग्जांपल देख लो टैक्स इवेजन का, ट्रेडर हाइड्स 10 लाख ऑफ कैश सेल्स फ्रॉम टैक्स, छुपाया, कंप्लीटली इलीगल। टैक्स अवॉइडेंस, अ कंपनी रूट्स ट्रांजैक्शंस थ्रू अ टैक्स हैव टू रिड्यूस, यहाँ पर आप कर रहे हो अपनी कोशिश, ठीक है, आप ये लीगल है बट एथिकली ये क्वेश्चनेबल है। टैक्स इवेजन क्या है, पूरा अनएथिकल, और टैक्स प्लानिंग क्या है, एथिकल और लॉफुल, आप स्मार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग 1.5 लाख अंडर सेक्शन 86 टू क्लेम अ डिडक्शन। चल, तो यहाँ से अब देखो, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया, आप मेरे चैनल पर जाके कॉमर्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ए और ई यहाँ पर करेक्ट है, टैक्स इविजन, ऑल मेथड्स बाय विच टैक्स लायबिलिटीज इलीगली अवॉइडेड इज टर्म, यस, उन्होंने करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट नहीं, ठीक है। तो ए तो आना ही चाहिए, जब ए आना चाहिए तो आप ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ए में बी और डी बोला है, 2 में बी सी डी और ए आना चाहिए। टैक्स इवेजन टेक्स इनटू अकाउंट लूप होल्स ऑफ लॉ, नहीं पता तो छोड़ो इसको। टैक्स इवेजन इज टैक्स गॉजिंग विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, ये भी नहीं पता तो इसको छोड़ दो। टैक्स इवेजन एज लीगल सेक्शन, बिल्कुल भी नहीं, तो ये करेक्ट। टैक्स इवेजन इज इंटेंशनल अटेम्प्ट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर लायबिलिटी, यस, ये मुझे श्योर था, तो ए एंड ई इज करेक्ट आंसर। ओके, सी वाला आपको देखना, क्योंकि मैंने 1 और 2 तो एलिमिनेट करा दी, क्योंकि ए तो कंफर्म था, सबसे इजी वाला। टैक्स, अगर मैं देखूं ई वाली सी वाली स्टेटमेंट, तो क्या बोल रहे, टैक्स इवेजन इज टैक्स गॉज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, क्या ये एक्सप्लेनेशन किसकी आपको देखो, टैक्स इवेजन के, टैक्स अवॉइडिंग, और ये पहली बार वर्ड पढ़ रहे हैं आप तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप कोई पहली बार मीनिंग पढ़ रहे हो ना, तो उसको ढूंढ सकते हो आप और पढ़ के जाइए, क्योंकि कल ये आ जाएगा आपको, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको तो टेंशन ही नहीं होती, बट कोई वर्ड्स हम पहली बार आ जाते हैं, ठीक है। लीगली इसको क्या बोलते हैं, टैक्स गॉजिंग को, इलीगली अवॉइडिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ओके, यू आर नॉट डिक्लेयरिंग पार्ट ऑफ वंस इनकम टैक्स टू अथॉरिटीज। तो ये टैक्स अवॉइडेंस है या टैक्स इवेजन है, ये टैक्स गॉजिंग को ही टैक्स इवेजन बोला जाता है। ओके, चल, सेक्शन से फिर से जस्ट मैच करो, अगर आज याद रख सकते हो तो कर लो, कल दूसरा देखो, लॉ में भी पूछ रहे, इसमें भी पूछ रहे, तो करेक्ट आंसर 2 है, ए मैच हो रहा है 4 से, तो देख लेते हैं। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल, एन फॉर 194 जे, बी किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, एन 4 मैच हुआ है, बी एन 3। टैक्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो बी मैच हो रहा है 3 से। लाइफ इंश्योरेंस ऐसे कुछ करके याद रखिए, डी ए, जैसे बोलो लाइफ के लिए डीए मिलना ऑफिस से जरूरी है। फिर सी किससे मैच हो रहा है, 2, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज ऑफ, तो सी 2 से मैच हो रहा है, तो 194 बी, आप बी से कुछ याद रख लो ऐसे बेटिंग वगैरह तो लर्न हो जाएगा। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो ये किससे मैच हो रहा है, डी और 1, तो ए, तो एनीथिंग अदर देन इंटरेस्ट, तो एनीथिंग ऐसे कुछ याद रख लो तो आपको लर्न हो जाएगी, तो अपने निमोनिक्स अपने कोडिंग बना सकते हो, तो करेक्ट आंसर है 2। ऐसी चीजों पर कितना आप टाइम लगाओगे ना, हर यूनिट में ऐसे 2 चीजें आ रही है, तो अगर तीर तुक्के से निकल जाता तो बहुत ही बढ़िया, नहीं निकलता तो आप फिर आप छोड़ के मत आना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोलूं हर मॉड्यूल से आप 2 भी डाउटफुल रखते हो, तो आप 10 into 2 डाउटफुल रखते हो, अगर 3 डाउटफुल रखते हो तो 10 तो 60 मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए पेपर 1 में मेरा टारगेट 70-80 है, पेपर 2 में मेरा कितना टारगेट। आर्म्स लेंथ प्राइस एज पर सेक्शन 92F ऑफ द इनकम टैक्स इज द प्राइस अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड वेन, ये मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बता रही हूँ। 2 अनरिलेटेड पर्सन्स एंटर ऑन ट्रांजैक्शन इन अनकंट्रोल्ड कंडीशंस, तो देखो कितना ही सही फर्क था, अगर आप गलती से रिलेटेड अनरिलेटेड, अनरिलेटेड रिलेटेड, अनकंट्रोल कंट्रोल, कंट्रोल, मतलब ये 4 चीजें ना, तो यहाँ पर गलती होने की चांसेस है। तो आर्म लेंथ प्राइस क्या है, प्राइस दैट वुड बी चार्ज इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज अंडर सिमिलर कंडीशंस। व्हेन इज एएलपी आर्म लेंथ अप्लाइड, it is applied to international transactions and certain specified domestic transactions between associated enterprises to ensure that profits are not shifted through manipulated pricing. Example, an Indian company sell goods to its foreign subsidiary for 80,
इंडियन कंपनी अपनी फॉरेन सब्सिडी को 80 पर यूनिट सेल कर रही, द सेम गुड्स आर सोल्ड टू अनरिलेटेड जिनसे रिश्ता नहीं उनको 100 पर, तो उनका तो 20 रुपए का नुकसान है। तो टैक्स अथॉरिटीज में डिटरमाइन दैट आर्म लेंथ प्राइस 100 एंड एडजस्ट टैक्सेबल इनकम अकॉर्डिंग। ओके, तो ये किसके लिए था? टू अनरिलेटेड पर्सन एंटर ट्रांजेक्शन इन अनकंट्रोल्ड कंडीशन, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आंसर, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है, ये पहले वाले का है, आर्म लेंथ का यहाँ पर है, पर्पज ऑफ एएलपी, प्रिवेंट इसका, यस इसका, prevent tax evasion through transfer pricing, ensure fair taxation of multinational enterprises, determine the correct tax। अब देखो ये कॉमर्स के व्यू पॉइंट से अगर आप पढ़ो तो 92F का बताया उन्होंने मीनिंग। Arm's length price means a price which is applied or proposed to be applied in a transaction between firms, persons other than associate enterprises। अब इसमें कॉमन मेथड्स कौन से? कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्लिप मेथड, ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड। एलपी is applied to transfer pricing transactions between associate enterprise to determine the price that would have prevailed between independent parties under circumstances। Mr. A is resident in India, age 60 years, earned agriculture income 5 lakhs and non-agriculture income 3 lakh 80 for assessment year बताया है, मतलब इनकम थी 24-25 की, असेसमेंट हो रही है 25-26। द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स अंडर ओल्ड रीजम, ये तो पता ही होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड है, तो ये सॉल्व कर लेते। देखो स्टेप 1 चेक एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, ये आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ही। पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000, non-agriculture income exceeds the basic exemption limit. Under the new tax regime, the basic exemption limit is 3 lakh. Since non-agriculture income is 3 lakh 80, partial integration is applicable. क्योंकि वो ज्यादा है 5,000 से, ठीक है। Step 2, compute tax on agriculture plus non-agriculture, तो उन्होंने बोला 5 lakhs पर 3 lakh 80,000, तो दोनों का ऐड कर ले, आपके पास 8 lakh 80,000 है। टैक्स अंडर न्यू रिजम इज, तो देख लीजिए, तो ऊपर अदर नील आ रहा है, ये देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, और फिर ये रिबेट है, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसको टाइम लगता है। ये क्वेश्चन आपको पहला आ जाएगा, आपको टैक्स ही नहीं आता, आप डर जाओगे, तो डोंट वरी, अब जो होगा एग्जाम में होने ही वाला है, तो उससे डर के क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करे बिना करोगे तो तीर तुक्का मारोगे, और अगर आपको आता होगा तो आपको कितना टाइम लग रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, नहीं आता तो फिर आपने 2 मार्क्स दबा दिए। कल के लिए टेंशन मत लीजिए, जो आज मेरे न्यू कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़े तो जाने दीजिए। एक बार देख लीजिए, ये सब है ना लेटेस्ट अपडेटेड है, तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये कल मैंने आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे हम भूल गए लगाना, तो हमारा तो आंसर रॉन्ग हो गया। रिबेट अंदर अंदर हमको नहीं पता थी रिबेट कितनी है, तो नील हो गया। पहले रिबेट कितने पर, अब उन्होंने बोल रहे नॉट एक्सीड 7 लाख, तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज 3 लाख विच इज बिलो 7 लाख, therefore the entire tax liability is wiped out by rebate under section 87। कल 87A का ही सेक्शन आ जाएगा, मैथो कॉलम ही आ जाएगा, तो यहीं से हमको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी नील are in the following in ascending order of sections of income tax related to permissible deduction from gross total income। देखिए क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 80D, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो क्या पूछा उन्होंने, कितना मतलब किस लेवल पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए था मेडिकल इंश्योरेंस 80D है। फिर तो उन्होंने क्या बोला है, परमिशन असेंडिंग ऑर्डर मतलब ABCD, तो ABCD लगाइए, पहले डी अल्फाबेट फिर ई फिर जी, तो इसके लिए पहले हमको पता होना चाहिए फिर हम लगा सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है ये चाहते हैं कि हम बहुत इन डेप्थ पढ़ के जाए, फिर स्मार्ट वर्क यूज करें, और फिर कभी नहीं पढ़ के जा रहे तो क्वालिफाई ना हो। चल, assertion section 91 provides for grant of unilateral relief in case of resident taxpayers on income which has been taxed in India as well as in the country which there is no double taxation avoided में। ठीक है, ये डबल टैक्सेशन होता है, दो कंट्रीज में आप इनकम कमा रहे हो, कहाँ पर टैक्स होता है, वो कॉन्सेप्ट है। The relief under section 91 is granted by allowing to the taxpayer a deduction from tax liability of an amount equal to the tax calculated at the average Indian rate of tax or the amount of tax calculated at the rate of tax that other country on the double end whichever is higher। ऐसे पढ़ेगा तो समझ ही नहीं आएगा, इसके लिए बेस भी तो होनी जरूरी है। ठीक है, पढ़ते स्लोली, एक बार पढ़िए, करेक्ट आंसर मुझे बताइए। ये देखिए, पढ़
मैंने इसलिए लिख के दिया है ताकि आप शॉर्ट मिनट पर खुद पढ़ के जा सकते हो एक बार। करेक्ट सेक्शन 91 ऑफ द इनकम टैक्स प्रोवाइड्स यूनिलेटरल रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन टू अ रेसिडेंट टैक्सपेयर व्हेन इनकम इज टैक्स इन इंडिया एंड द सेम इनकम इज ऑल्सो टैक्स इन अ फॉरेन कंट्री। ये उसका कॉन्सेप्ट है। एंड इंडिया डज नॉट हैव अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट विद दैट कंट्री। जिनके साथ अग्रीमेंट है अलग बात है, नहीं है। देयरफॉर द असर्शन इज करेक्ट। तो ये करेक्ट बोल। रीजन इनकरेक्ट क्यों अंडर सेक्शन 91 द रिलीफ इज ग्रांटेड एट द लोअर ऑफ। उन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में? एट द विच एवर इज हायर, तो यहाँ पर लोअर है। तो इंडियन रेट ऑफ टैक्स और रेट ऑफ टैक्स ऑफ द फॉरेन कंट्री अप्लाई टू द डबल टैक्स इनकम। द रीजन स्टेट्स दैट रिलीफ इज अलाउड एट विच एवर इज हायर, विच इज इनकरेक्ट। फॉर्मूला फॉर सेक्शन 91 रिलीफ इज इक्वल टू डबली टैक्स्ड इनकम इनटू लोअर। डबल जहां पर टैक्स हुआ इनटू लोअर ऑफ एवरेज इंडियन टैक्स रेट। मतलब वो स्टेटमेंट में सिर्फ विच एवर इज हायर रॉन्ग था। मतलब कभी कभी होता है ना कि कुछ पता ही नहीं था, फिर भी ये देख के लगा कि नहीं ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल जाते। ओके, बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। मतलब एक ही टाइम पर रीड, एनालाइज, अंडरस्टैंड, सेलेक्ट द राइट, तो ये सब टाइम लगता है। चलो, एन एसएसयू डिक्लेयर्स हिज बिजनेस प्रोफेशनल इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA 1 मस्ट पे अप टू 100%। ये तो कुछ चीजें मैं बोलती हूँ, रट लो। तो यहाँ पर March 15 ऑफ द प्रीवियस ईयर है। ये देखो, 44 AD एलिजिबल बिजनेसेस को है, 44 AD स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को है। 44 AD पहला वाला किसको? 100% ऑफ एडवांस टैक्स और बिफोर 15 मार्च, और ये 100% ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और, तो दोनों को 15, दोनों को 100% है। बट 44 AD एलिजिबल बिजनेस के लिए है और 44 AD स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ये आप देख लो। ये कॉमन एमसीक्यू मैंने लिखा है, एडवांस टैक्स और एसएससी ऑप्टिंग फॉर सेक्शंस 44 AD एडीएस पेबल इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर। आता है ये क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। 44 AD, 44 AD है। फेलियर टू पे में अट्रैक्ट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। इतना इन डेप्थ जाके पढ़िए, ये तो आपके 2 मार्क्स जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो, लिस्ट वन विद लिस्ट टू स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 I और A। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डेप्रिसिएशन अलाउंस अंडर सेक्शन 32, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 फॉर प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसमें से एक आपको पता था, आप ढूंढ सकते थे, देखो। करेक्ट आंसर है 2A। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A, तो 2A and 4 मतलब इनकम अंडर द हेड सैलरीज है। B3 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 मतलब B का 3 इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये 24 तो हाउस प्रॉपर्टी मुझे लगता है सबको ही पता होगा, तो वहीं से आंसर बनना था। CA डेप्रिसिएशन अलाउंस अंडर सेक्शन 32, तो C और 2 मैच हो रहा है, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट सेंटर। ऐसे याद रखो, कुछ 32 दांत है और ये इनकम अंडर, ऐसे कुछ याद रख लो। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 फॉर प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर क्या आएगा? D and 1, तो D and 1 इनकम अंडर द हेड कैपिटल 54 है ना, तो कैपिटल। तो कभी कभी ना पढ़ पढ़ के बार बार याद हो जाता है। जिनका ये फेवरेट यूनिट है उनको तो बहुत ही बढ़िया है। चलो, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मिस्टर ए रेसिडेंट इन इंडिया, अच्छा ये हो गया ना ऑलरेडी, ओके, ये डबल हो गया। ये देख, where a company incurs any expenditure not been expenditure in nature of cost of any land or building or any notified skill development project, then such company can claim as deduction under section 35 CCD। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखी है, ये देखो, आप पढ़ सकते हो। ये देखो, सेक्शन 35 CCD of the income tax act provides a deduction to a company that incurs expenditure other than expenditure on land on a notified skill development project। ये है 35 CCD। The deduction allows deduction is 100% of the eligible expenditure available only to companies। Expenditure must be incurred on notified skill development project, क्योंकि वो 35 CCD में है। कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट एलिजिबल, वो ब्रैकेट्स में लिखा है। रेवेन्यू एंड एलिजिबल कैपिटल एक्सपेंडिचर दी है। वाई द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट? 25% नॉट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 35 CCD, 50% नॉट प्रिस्क्राइब, 75% नॉट, तो करेक्ट इज कर। तो इतना सब बेसिक था, अगर आपने पढ़ा होता तो आपका राइट, तो 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर। बट उन्होंने बताया नॉट एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ कॉस्ट एंड लैंड। मतलब मुझे कहना है ये सिलेबस है ना जो इनकम टैक्स का, अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो इसमें तीर तुक्के नहीं लगते। जैसे आप मार्केटिंग में एक बार बिजनेस मैनेजमेंट में तीर तुक्के या एक्सप्लेनेशन या कॉमन सेंस लगा रहे हो, बट ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, रिसर्च वाले या फिर अकाउंटिंग ऑडिटिंग वाले, अकाउंटिंग स्पेशली, और फिर बिजनेस फाइनेंस वाला यूनिट, या ये अगर आप ऐसे 4 मॉड्यूल छोड़ के जा रहे हो, आपको थियोरी पसंद है, 4 छोड़ के जा रहे हो, तो आपका नुकसान होगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर, जैसे स्टैटिस्टिक्स का अगर एक स्लाइड वाला मैंने आपको जो सिलेबस बताया वो अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसका 70% सिलेबस करके जाओ। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्वालिफाई होना है कि नहीं, तो उतनी मेहनत तो आपकी बनती है। और मेरे को हमेशा मैसेज आते हैं, मैम हम कितना पढ़े,
कब तक पढ़े, ये मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपको बोला था ऐसे बीच में क्वेश्चन आ जाता तो इसका सेस का एक्सप्लेनेशन तो कितनी बार करें ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब मैं बस इतना ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं जाने से मतलब सेशन एंड करने से पहले बोलूंगी, याद रखिए कि आप सेंटर पर टाइम पर जाए, कपड़े ऐसे पहनिए कि जिसमें चेकिंग नहीं हो। देखिए रिलीजन बेस्ड चीजों पर मैं कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मैं खुद सरदार भी हूँ और मैं खुद हाथ में कड़ा पहनती हूँ। तो कल कोई मेरे हाथ से कड़ा उतारेगा तो डेफिनेटली वो मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला है, इट मे बिकम अ इशू। बट ठीक है, अब जो है ना, मैं बोलती हूँ एग्जाम रूल को आप फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पर है ना कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती कि कुछ गड़बड़ हो गई आगे, ठीक है, हम सबको अपने अपने रिलीजन और दूसरों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें एक साइड, एग्जाम में आप जा रहे हो एकदम कूल दिमाग से जाओ, कभी पानी की बोतल अलाउ नहीं करेंगे, कभी पेन नहीं अलाउ करेंगे। आप बड़ा सा मोबाइल लेके जाते हो, वहां पर स्टोरेज पर भी आपके ऊपर होता है आपको कहाँ रखना है। ठीक है, तो याद रखिए टाइम पर पहुंचिए, गेट बंद होने से पहले पहुंच जाइए। चेकिंग है, फ्रिस्किंग जैसे कभी कभी चेकिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी एक सिंगल टॉपिक को कंपेंसेट करके गए हो तो प्लीज, मतलब मिस करके गए हो तो उसको कंपेंसेट करके जाओ। एज ऑफ नाउ जितना हो गया ठीक है, रिवीजन मोटिवेशन साथ में लेके जाओ, चारों ऑप्शंस देखो जैसे मैंने यहाँ बताया, इजी वे टू फाइंड आउट। बट हमेशा एक बार आंसर पूरा पढ़ के ही मार्क करो, कभी डरिए मत, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, ऐसे खुशी में आंसर मार्क कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेन और पेंसिल फॉर्म में जैसे सेट के लिए आप जाओगे तो अलग बात है, या तो आपके पास क्या है हमारा कंप्यूटर, तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, हमेशा वर्ड्स देख लो, हाईलाइट जैसे पेपर में आ जाए विच ऑफ दिस इज नॉट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, तो जब दो नॉट दिए वो देखो, हाईलाइट करो इज नॉट, या इनकरेक्ट पूछा है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। ट्रिक्स टिप्स हमेशा बदल जाती है क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के ऊपर। आपको लगता है कोई डाउट है तो मार्क करके आओ, ठीक है, कभी कभी लगता है ना यही आंसर, और अब कभी कभी क्या होता है ना, सारे आंसर्स ए आ रहे हैं, तो आपको लगता है ए आंसर, तो आप वही मार्क कराते हो, ठीक है, तो ये भी देखिए। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, एक चेंज योर प्रेयर्स, मुझे पास करवा दो, सिर्फ मुझे क्वालिफाई करा दो, ट्रस्ट मी इट वर्क्स। अगर आप जेआरएफ हो रहे हो, नेट क्वालिफाई हो रहे हो, पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई हो रहे हो, तो मुझे जरूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप मुझसे शेयर करो, और मेरे चैनल को आप देखते हो, पसंद करते हो, मुझे बताते हो, तो मुझे भी हेल्प कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। मैं कैंडिडेट्स को ये सेशंस डिलीवर करती हूँ कॉलेजेस के लिए, मैं कोई कमर्शियल नहीं करती हूँ, मतलब मैं कोई कोचिंग क्लासेस के साथ नहीं करती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप मैं अपने कॉलेज में मुझे बुला सकते हैं, क्योंकि स्पेशली अब यूजीसी 24 जून 24 की गाइडलाइंस के हिसाब से ये नेट एग्जामिनेशन का ही स्कोर होता है पीएचडी के सिलेक्शन के लिए। तो ये नेट सेट अभी क्वालिफाई करना पीएचडी के लिए भी जरूरी हो गया है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके कॉलेज में आके सेशन डिलीवर कर सकते हैं, आप मुझे बुला सकते हैं। मैं रिसर्च के लिए भी गाइडेंस देती हूँ, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है और रिसर्च सीखे, तो आप वो देख लीजिए। फिलहाल अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, मे यू ऑल क्वालिफाई। और अगर आप ये वीडियो मेरी लास्ट मिनट पर देख पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। जाते जाते फिर मैं बोल रही हूँ, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने कैंडिडेट्स को शेयर कीजिए। और ये तो ऐसा है, जो अगर आप कॉमर्स टीचर हो, भले आपका नेट सेट हो चुके हैं, अपने आप को आप अपग्रेडेड रखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से जाइए और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हो जाएगा। अभी देखियो इस मिनट आपको नींद की जरूरत है और सुबह टाइम पर उठने की जरूरत है, तो अगर जितना पढ़ के हो गया, खाना खाइए मस्त और सो जाइए। मैं नहीं बोलती बुक्स को कीड़े की तरह पढ़िए, रास्ते पर जा रहे ध्यान से जाइए, बारिश का मौसम है, बारिश आ सकती है, उस हिसाब से कपड़े पहनिए। फुल स्लीव्स में बोलती है अवॉइड कीजिए, वैसे भी इतनी गर्मी है। और अगर कभी ट्रेन का आगे पीछे होगा तो वो देख के जाइए। अगर आप मुंबई के बाहर है तो ये ट्रेन वाली बात आपको अपने लिए सिटी में कैसे आप देख लीजिए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और अच्छे से करके आइए। और फिर मुझे आके जरूर अपनी गुड न्यूज बताइए कि हम क्वालिफाई हो गए। रिजल्ट तो 1 महीने में आ ही जाएगा, 30 जून को पेपर खत्म हो रहा है। तो मैं कॉमर्स से हूँ, तो मेरा हमेशा कॉमर्स से बहुत सारा प्यार है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चों को मैं विश नहीं करती। बट यस, कॉमर्स जैसे मेरा पेपर हुआ है, तो ऑल द बेस्ट, और जरूर क्वालिफाई होके आइए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।